है। यूपी सरकार हर मामले में बहुत अच्छा कर रही है। आयोग ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जब पेपर लीक था? क्या इससे आयोग पे सवाल खड़े होते हैं और खड़े हुए भी। आरओ को के स्टूडेंट को आश्वस्त रहना चाहिए कि नॉर्मेशन नहीं होगा। वो व्यक्ति कभी उस चीज के बारे में बता ही नहीं सकता जिसने वो काम किया। खून खच्चर कर दिया, बिल्कुल ऐसा पैटर्न ला दिया है। नहीं, लेवल सही आयोग का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड है। एक केस था सत्यवीर दीक्षित जी का, जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे, फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। स्टेटमेंट में छोटी सी बात घुमा देना। वीडियो से मेंस की तैयारी हो सकती है बिना आंसर राइटिंग के? कैसे? खुद कभी इंटरव्यू दिया नहीं यूपीएससी का, अब वो बैठ के वहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कबड्डी के प्रैक्टिस कर रहे हैं और फेंकना वहाँ आपको भाला। बहुत हल्दी क्या पलाया है आपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं यूपी पीएससी के असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी के टॉपर चंद्रमणि शुक्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और फाइनली जो है चंद्रमणि शुक्ला जी आरओ 2021 में सिलेक्ट हुए थे। अभी हम लोग जो है लगभग 1 घंटे तक बातचीत करेंगे, वो आप सुनिए। कई सारे बड़े जो है फ्रूटफुल आपके लिए कन्वर्सेशन है। कैलेंडर कब आने वाला है, एग्जाम डेट्स वगैरह के बारे में आपको पता चलेगा, आयोग की कार्ड प्रणाली के बारे में पता चलेगा। इवन अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं शुक्ला जी से, तो आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट पे जरूर पूछिएगा, सारे आंसर देंगे खुद शुक्ला जी। आप देंगे ना? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। तो चलो क्या बात है, चालू करते हैं। चंद्रमणि शुक्ला जी, जैसे आजकल यूपी पीएससी आयोग जो है बड़े दिनों से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं पीसीएस के एग्जाम के बाद कि कैलेंडर नहीं निकल रहा है। पिछली बार तो पहले दिन ही निकाल दिया था, क्या हो गया इस बार? निकलेगा कि नहीं? देखिए, जैसे कैलेंडर की अगर हम लोग बात करें, नया साल आता है तो कैलेंडर कायदे से तो 1 तारीख को ही आ जाना चाहिए था। लेकिन कई सारे एग्जाम, जैसे आरओ का एग्जाम पेपर लीक होने के बाद काफी समय से पेंडिंग है। इधर पीसीएस का एग्जाम है, एग्रीकल्चर का कोई मेंस का एग्जाम है, जुडिशरी का भी एग्जाम पेंडिंग है। तो आयोग के पास कई सारे एग्जाम्स लाइन अप हैं। बीओ का भी एग्जाम है, उसकी वैकेंसी को देना है। तो कई सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो लाइन अप हैं। तो मुझे लग रहा है आयोग में मंथन चल रहा है। महाकुंभ का आयोजन भी इसी बीच में हो रहा है, तो इन सब डेट को लेके मंथन चल रहा है। और जैसा मेरा मतलब मानना है, 1 हफ्ते के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी, कैलेंडर आ जाएगा। जनवरी में आ जाएगा मतलब? बहुत आराम से 15 जनवरी तक ही मतलब था टारगेट, लेकिन 20-25 तक तो आ ही जाएगा हर हाल में। जैसे आप तो एआरओ हैं ऑलरेडी, कई सारी चीजें आपके भी संज्ञान में आती रहती होंगी। तो आरओ की जो ये लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है, इसका नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर 2023 में। 1 साल और तीसरा महीना चलने वाला है। ये फ्री हो पाएगा इसका कभी? इस बार होगा 2025 में कि 2025 में जाने वाला है? नहीं, फ्री होगा। एक्चुअली हो पहले ही गया था एग्जाम, लेकिन कुछ कारणवश जैसे पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं हो गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्चुअली होता क्या, जब बच्चा कोई तैयारी करता है तो वो साल 6 महीने पढ़ के आता है, तब एग्जाम देता है। और पेपर आउट होने के बाद आप देखिए कि मार्च के आसपास मुझे लग रहा है पेपर ये हुआ था, फरवरी मार्च में, और तब से अगले साल का मार्च आने वाला हो गया। इतना लंबा समय हो गया है, तो बच्चे खुद बहुत परेशान हैं। तो एग्जाम होगा, जैसा मतलब मुझे है आइडिया थोड़ा सा। कुछ बताइए कब तक होगा? कुछ स्टूडेंट बड़ा उम्मीद से बैठे हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आरओ का पेपर। अच्छा। हाँ, जैसा मतलब मुझे थोड़ा इधर उधर से मेंस वगैरह का भी कुछ है अंदाजा? मेंस में पीसीएस मेंस का जून लास्ट वीक। अच्छा। हाँ, 29 जून के आसपास। अच्छा। हाँ, ये अभी सुनने में आ रहा है। बाकी अब एग्जैक्ट डेट तो फिर कैलेंडर आयोग ही बताएगा, हम लोग तो तो यूपी पीसीएस जो 2025 वाला है प्री वगैरह, ये फिर जुलाई अगस्त तक चलेगा? हाँ, ये अगस्त में जाएगा। अगस्त में आयोग फिर से वहां से ट्रैक पे अपनी उसको कैलेंडर को और चीजों को ले आएगा। अच्छा, मतलब फिर वो रूटीन पे ये वाली बात तो है कि आयोग कम से कम टाइम से तो कराता है। फिर कराएगा, फिर वो टाइम से। इसलिए जो लोग अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हो। इस बार ऐसी कुछ कंडीशन बन गई कि थोड़ा डिले हो गया, बट आगे ऐसा होगा नहीं, वो चीजें ट्रैक पे आ जाए। तो ये सब मतलब अंदर चीजों पे बंधन चल रहा है वगैरह? हाँ, मंथन चल रहा है। सरकार का भी फोकस है। हाँ, एक्चुअली वो 2 शिफ्टों वाला भी एक मैटर फंस गया था, जिसमें बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, तो थोड़ा सा उस वजह से भी चीजें, कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट वगैरह आई है। तो हो सकता है कि पेपर मतलब 1 शिफ्ट में ही हो आरओ का भी। जैसे पीसीएस का पेपर हुआ 1 शिफ्ट में, वैसे आरओ का पेपर भी 1 शिफ्ट में हो। इसके मतलब बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन आरओ में जो है क्राउड बहुत ज्यादा है, 11 लाख के आसपास है। नहीं, सरकार के पास रिसोर्सेज भी तो इतने हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। करोड़ों लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा ली। 1 करोड़ के आसपास कल का डेटा है, उससे ज्यादा ही। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है ना कि प्राइवेट जो है स्कूल और कॉलेज यूज नहीं करेगी। नहीं करेगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इतना संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपी सरकार हर मामले में बहुत अच्छा कर रही है। तो इंफ्रा है, लोग हैं, अधिकारी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर मतलब इस बार ढंग से होगा, कोई ऐसी लीक वीक इस तरह की शिकायतें नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब ये भी जो है आरओ को के स्टूडेंट को आश्वस्त रहना चाहिए कि नॉर्मेशन नहीं होगा। नहीं होगा, वन ही शिफ्ट बहुत वाला कम होगा। चांसेस है, बहुत। जैसे पहले होता था कि पहला ही शिफ्ट में जीएस वाला दिया, फिर जो है दूसरी शिफ्ट में हिंदी, उसी तरह से नहीं, तो अब इन्होंने पेपर 1 कर दिया है ना,
हाँ। अब शिफ्ट वाला काम खत्म हो नहीं, चुका है। लेकिन ये तो एक उस केस में होता ना जब शिफ्ट वगैरह नहीं, होता। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पेपर एक ही होगा। पेपर एक ही पेपर होगा। एक होगा 3 घंटे का, उसी में 200 क्वेश्चन होंगे, हाँ, 140 जीएस के, 60 हिंदी के। अच्छा। हाँ, तो पैटर्न मतलब अब ये पैटर्न वाला वही रहेगा, रहेगा। बस खाली यही 3 मतलब 200 जोड़ क्वेश्चन दिया है इसमें दोनों हाँ, को। जोड़ दिया, उससे बच्चों का फ़ायदा ही है। होता हुँ, क्या था ऐसे जीएस में आपको थोड़ा-सा समय कम पड़ता था, हुँ, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने अभी पैटर्न चेंज किया है जो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले ज़्यादा किए हैं, तो वहाँ पर आप 10-15 मिनट आप और दे सकते हैं जीएस को, क्योंकि हुँ, हिंदी में इतना टफ नहीं होता। अगर आपको आता है तो आप 20-25 मिनट में हिंदी को या हुँ। आधे घंटे 35 मिनट में आप कर सकते हैं। तो 20-25 मिनट आपको जीएस के लिए एक्स्ट्रा मिल जाए। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए कि अभी यूपी पीसीएस 2024 का प्री हुआ जी। और उसमें मैंने देखा कि अटेंडेंस वगैरह बड़ा कम रही और करीबन 2.1 लाख स्टूडेंट ने ही पेपर दिया। ये तो मुझे लगता है लेटेस्ट अगर 5-6 सालों का डेटा देखें तो सबसे कम है, ऐसा क्यों? इसकी 2-3 वजह हैं। हाँ, अगर सबसे पहला देखें तो जो सेंटर का एलोकेशन था, हाँ। इस बार परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए सरकार ने क्या किया कि सबको मंडल के बाहर सेंटर अलॉट किए। इवन लड़कियों को भी सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, हुँ, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट मिला। तो केवल वही लोग पेपर देने जा पाए जो थोड़ा एग्जाम को लेके सीरियस थे, जिन्होंने 2-4-6 महीने पढ़ाई करी थी। ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिया हुँ। या कोई वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलो अच्छा ये भी दे देते हैं, इसका भी पेपर दे के चले आते हैं, तो ये चीज़ नहीं थी। इस वजह से ये डेटा थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है कि जो अच्छा। थोड़ा-सा ठीक से तैयार था वही लोग पेपर देने गए हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं कि इससे कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा। वो सारे लोग पेपर देने गए हैं जिनको पेपर देना चाहिए। हाँ, जो मतलब सीरियस हाँ, लेके जो आए थे। सीरियस थे वो सब गए हैं, तो उससे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस नॉन सीरियस थोड़ा-सा हाँ। अवॉइड किए हैं एग्ज़ाम। लेकिन कुछ स्टूडेंट का आरोप है कि बिल्कुल ही जो है बदल डाला सब कुछ, खून खच्चर कर दिया, बिल्कुल ऐसा पैटर्न ला दिया है। और कई सारे स्टूडेंट तो इतने ज़्यादा एग्रेसिव तो कह रहे थे कि भाई पेपर टफ आया, इस बात पे प्रोटेस्ट होना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो बेतुकी की बात है कि पेपर हुँ, पे प्रोटेस्ट हुई। पेपर तो सबके लिए होता है, जैसे मान लीजिए पेपर अगर थोड़ा-सा टफ है, तो कट ऑफ कम चला जाएगा उसमें। ऐसा तो हुँ, नहीं है कि नहीं कट ऑफ होता नहीं है। तो ये तो मतलब कोई उसका मतलब नहीं बनता और बाकी पेपर टफ और ईज़ी की बात रही, ये अलग बात है कि पेपर थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल था। आप उसको टफ नहीं कह सकते कि पेपर बहुत टफ था। जिन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं, हुँ, आयोग ने थोड़ा उन क्वेश्चनों को बढ़ा दिया था। जैसे हुँ, युद्धाभ्यास हो गए, तो युद्धाभ्यास सब लोग पढ़ते हैं कि भाई 10 तारीख किसके बीच हुआ, तो भारत उज़्बेकिस्तान के बीच हुआ। बट हम ये नहीं देखते किस महीने में हुआ। अब कि उसने हुँ। ये पूछ लिया। कुछ तो दिवस थे जैसे विश्व विरासत दिवस करके बाकायदा क्रोनोलॉजी पूछी है हाँ, उसकी। अब उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली। अभी तक क्या करता था वो पूछता था कि भाई तम्बाकू दिवस कब हुआ या हुँ, एड्स दिवस कब होता है या विश्व महासागर दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस, इस तरह से पूछता था। इस बार उसने क्या किया 4 दे दिए और वो भी थोड़े से मतलब हट के थे, बहुत कन्वेंशनल वाले थे नहीं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन्स थे और हुँ, हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई। हुँ, जैसे यूपीएससी में करते थे 2-2 3-3 स्टेटमेंट और उसमें भी जैसे नॉर्मली क्या होता था आयोग का जो अभी तक का ट्रेंड था कि हुँ। अगर किसी सवाल में 2 स्टेटमेंट हैं तो 1 और 2 आप लगा दीजिए। जो पुराने खिलाड़ी होते थे वो सब यही हाँ, कहते थे कि आप 1-2 लगा दीजिए आपका सही हो जाएगा। हाँ, बट ऐसा इस बार नहीं था। हुँ। बहुत सारे पढ़ना क्वेश्चन थे, पड़ेगा। केवल 1 सही था, केवल 2 सही था, किसी में तो दोनों नहीं सही थे। लेंदी तो तो था लेंदी था मतलब। पेपर, पेपर लेंदी लेकिन था। वही मेरा भी मानना है कि भाई था तो सबके लिए वो ही सबके था। लिए था, तो उसमें वो कुछ अगर ओवरऑल कट ऑफ मान लो गिरेगा तो सबके लिए गिरेगा, वो तो सारी कैटेगरी में गिरेगा। इवन मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो जो जीएस 2 का पेपर था, सीसेट वाला जिसको कहते हैं। हाँ। कुछ लोगों का सीसेट केवल इसीलिए गड़बड़ हो गया कि पहले पेपर देख के उनको समझ ही नहीं आया। यार लग रहा है ये तो गड़बड़ा गया। तो उसका असर जो नॉर्मली बहुत अच्छा करते थे, वो 35, 36, 34 मतलब सीसेट भी इस बार बहुत लोगों को रेस से बाहर करेगा। नहीं, एक और लेकिन है क्वेश्चन हुँ, आपसे कि ये मैं सुन रहा था कि जीएस का पेपर देने के बाद करीबन डेटा एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं याद है लेकिन 12-15 हज़ार कुछ लोग वो सीसेट का पेपर ही नहीं दिए, ऐसा क्यों किया? वो यही मैंने बताया ना कि पेपर जिसने भी देखा तो मैं अपना खुद बताऊँ कि जब मैं पेपर करने लगा तो करीब 1 सवा घंटा हो गया और 55-56 क्वेश्चन मैं कर पाया। हुँ, तो मैंने पेन पटक दिया ऐसे ही। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? क्योंकि मैं हुँ, गोला भर रहा था साथ-साथ। मैंने कहा अब नहीं गोला-वोला भरूँगा, पहले पेपर तो कर लूँ। हुँ, पता चला गोला ही भर रहे हैं, पेपर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पेपर थोड़ा-सा लेंदी था। अब वही है कि किसी के में पहले वो सवाल पड़ गए लेंदी वाले, किसी के में हुँ, बाद में पड़े। तो हो सकता है इस वजह से कुछ बच्चों ने छोड़ दिया, उनको लगा हो पहले ही खराब हो गया, अब क्या दूसरा दें। हुँ। जो कुछ बच्चे होते हैं ना थोड़ा-सा पेशेंस नहीं रख पाते, वो तुरंत-तुरंत मिलाने लगते हैं या कहीं से खोल के चेक करने लगे, तो लगा बेकार हो गया, छोड़ो हटाओ, क्या करना, वापस चलते हैं। आजकल कई सारे वनडे के जो एग्ज़ाम के टीचर हैं एक्चुअली, तो वो लोगों ने भले ही जो है कभी पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम ना दिया हो। मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम का आइडिया भी नहीं है और आप उसके जो है कई जैसे पीसीएस वगैरह के लिए वो लोग अपना जो प्रमोशन उनका अगर आप देखो, तो दिखाते हैं कि भाई ये एसडीएम है, इसकी इतनी सैलरी, इतनी पावर। आप बच्चों को वो तो बता रहे हो कि एसडीएम पावरफुल है पोस्ट, सबको पता है दुनिया में, बहुत सैलरी है, सबको पता है, खूब फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, पूरे मतलब अपने सब डिस्ट्रिक्ट का राजा है, सब जानते हैं। लेकिन क्या पीसीएस का पेपर ईज़ी होता है? ईज़ी होता नहीं है, दूसरा जैसे आपने एक बात कही ना अभी हुँ, कि
जिन लोगों ने खुद एग्जाम नहीं दिया वो बताते हैं, तो ये बहुत गलत है। वो व्यक्ति कभी उस चीज के बारे में बता ही नहीं सकता जिसने वो काम किया ना। अगर वही है ना कि जब तक आप नदी में उतरोगे नहीं, जानो कितनी गहराई है, कैसे आप बता सकते हैं? भले ही आप जीते हो या ना जीते हो, वो अलग पेपर। बात है। हाँ। आप कम से कम 2-3 बार 4 बार लड़े तो हों, तो आपको आइडिया होगा। मैं खुद ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, किसी को कहना नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि सबका अपना-अपना सिस्टम है जैसे जिसका चल रहा है। लेकिन हम लोग को स्टूडेंट्स को सही बात बतानी है जो तो बात है। बच्चों की भी गलती है। वो क्या करते हैं कि सबको उठाया अपना देखना शुरू हो गए। थोड़ा-सा आप अपने अंदर ये विवेक पैदा करिए कि कौन जो भी आपको पढ़ा रहा है, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है, कभी उसने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया है, कभी प्री मेंस उसका हुआ है कि नहीं हुआ, कभी पता चला खुद कभी इंटरव्यू दिया नहीं यूपीएससी का, अब वो बैठ के वहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा है। ऐसे लोग हैं। हैं, वो पैनल में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं अरे वो जिन्होंने लोगों ने खुद कभी नहीं आज किया तक कभी। पीसीएस का एग्जाम ही नहीं नहीं दिया। दिया। ग्रुप डी वगैरह के जो है वो लोग हाँ, टीचर रहे हैं अभी तक। हाँ भाई जो है पाकिस्तान और ये सब हाँ। कई सारी गाली गलौज करके और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके पॉपुलर हो जाते हैं लोग, तो फिर इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। नहीं, अब वही मैं बता रहा हूँ ना कि जब आपको अगर उनसे कोई पूछ ले कि आप सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस नहीं बता कि आरओ में हिंदी के कौन से टॉपिक आते हैं 6 नहीं बता पाए। ऐसे ऐसे टीचर तो स्ट्रेटेजी हैं। आपको बता देंगे कि अरे मैं कैसे आरओ आपको एक बनेंगे। बात बताऊँ, एक हाँ, यूट्यूब चैनल का मैंने अभी थोड़े दिन पहले ऑब्जर्व किया कि अब आप सोचिए यूपी पीसीएस मेंस में जीएस 1 से लेके 6 तक 6 पेपर होते हैं, 2-200 हाँ, नंबर के, जी, 1200 जी, जी, नंबर के, बिल्कुल। 150 का ऐसे, 150 का हिंदी, हुँ, ठीक है? और पूरा 1500 नंबर का यूपी पीसीएस का मेंस है लिखने वाला। हाँ। अब आप ये बताओ कि क्या इसकी तैयारी जीएस 1 से लेके 6 तक की अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए तो उससे आप कर लोगे? निकाल लोगे आप? ऑब्जेक्टिव आते हैं वहाँ जो ऑब्जेक्टिव से कर लेंगे। आप ये बताइए। कोचिंग वाले करा रहे ये हैं। तो वही बात है कि आप कबड्डी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और फेंकना वहाँ आपको भाला है। वही बात है। तो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी मेंस में करा रहा है और हाँ। वहाँ पे स्टूडेंट्स के अगर आप कमेंट देखें कि वाह थल दी क्या पलाया है आपने। अरे वो उन्हीं के लोग होते होंगे जो कर देते होंगे। देखिए बच्चे इतने भी पागल नहीं है। अगर कोई हाँ, लड़का थोड़ा सा भी पढ़ने आ रहा है और यूट्यूब ये सब देख रहा है कर रहा है, तो बेसिक चीजें तो उसको पता ही है। कम से कम सिलेबस वो तो देखता है। हाँ। भले वो टीचर नहीं देख रहा है, उसको नहीं पता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ने आया है तो वो देखता है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं। वो देखना भी चाहिए। अगर नहीं देख रहा है तो फिर वो बच्चा गलती कर रहा अच्छा एक आप बताइए कि जैसे यूपी पीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आरओ हो गया, बी हो गया, पीसीएस हो गया, क्या इनका जो इस समय का जो ट्रेंड चल रहा है, अब जैसे आरओ का भी दो 2023 का जो पेपर लीक हुआ, है। हालाँकि पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पेपर का लेवल वगैरह बड़ा अच्छा बढ़िया था। था, बढ़िया था। आपने पेपर अगर हाँ, देखा हाँ, ज़रूर होगा देखा। कि क्वेश्चन वगैरह बनाने का तरीका में ये तो लग रहा था मेहनत करी गई। वो लीक वो अलग बात। ऐसे ही यूपी पीसीएस 2024 का प्री का जब मैंने देखा पेपर मुझे बड़ा खुशी हुई कि एटलीस्ट आयोग को इस बात की तारीफ करनी चाहिए। इन लोगों ने क्वेश्चन बनाने में तो थोड़ी-सी अच्छी उस्तादी दिखाई कि हाँ, समझ में आ रहा है। मेरा मानना है कि ये यूपी पीसीएस लेवल का ऐसा ही होना चाहिए। आपको लगता है कि इतना लेवल अगर जो है कई सारे स्टूडेंट क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये तो बर्बाद कर रहा है हम लोग को, नहीं होना चाहिए इतना लेवल? नहीं, लेवल सही है आयोग का। और हुँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं। हुँ, वरना कई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे जो पता ही नहीं होता हुँ, था इसमें क्या आंसर होगा, क्या हुँ, नहीं होगा। अब की इस बार ऐसा नहीं है। बहुत बहुत कम कम क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। बाकी ऑब्जेक्शन करने का नहीं लोग वैसे तो कर देखिए दें, किसी पे भी कर दीजिए, उसका कोई किसी को रोक तो रहा नहीं है भाई। अरे इस बार भी स्टूडेंट ने जो है टोटल 20-28 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई वो थी। अलग मैंने बात है वो। बाकायदा एनालिसिस करी उसकी। मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चनों में आंसर बदलने के चांसेस हैं और वो एक्चुअली थोड़ा गलत नहीं, हुआ है। 2-3 क्वेश्चन हैं जो फैक्चुअल जो मुझे समझ में आए। हाँ, बाकी हो सकता है कि आपने ज़्यादा देखा हो तो एक आधे और हों। हाँ, मतलब तो वो वही फैक्चुअली हाँ, मतलब फैक्चुअली वाले ही हैं कि मतलब ओवरऑल उसमें मतलब हाँ, इतने ही हैं, हाँ। 2-4 हैं मतलब। उतना ही होगा। हाँ, तो पेपर उस हिसाब से बहुत अच्छा है। हुँ। अब रही बात जैसे आप कह रहे हैं कि पेपर टफ था, ईज़ी था या मतलब अनकन्वेंशनल है एक या आम धारणा लोग हाँ, बना रहे हैं आजकल कि भाई बहुत टफ है ये तो। तो है क्या ना कि प्रैक्टिस आपने बहुत आसान की कर ली। हम हुँ, आप कोई भी हों, तो जो टेस्ट सीरीज़ मार्केट में चल रही हैं या जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अभी तक के हिसाब से थोड़े से अलग आ गए। जैसे आप ही की टेस्ट सीरीज़ हो गई। अभी हमारी तक तो लोग हमेशा कहते थे क्रिटिसाइज़ होती हाँ, है। तो वो इसीलिए होती थी। हाँ, क्योंकि जैसे आयोग क्या करता है, इस बार उसने ऐसे ही सवाल पूछ लिए। अगर आप उसको उठा ये अलग बात है कि हो सकता है कि आप उसमें से 75 क्वेश्चन देते हो इस टाइप के, आयोग हुँ, ने 40 दिए हों। लेकिन उसका जो फ्लेवर था, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो उसी तरह से टेस्ट सीरीज मिलेंगे जैसे मैंने पहले देखी है, कभी इस बार तो आपकी नहीं देखी, इससे हुँ, पहले देखी थी। तो वो उस तरह के सवाल थे। वो स्टेटमेंट में छोटी-सी बात घुमा देना कि हाँ, ये चीज़ ऐसे है, वो गलत हो गया फिर। हुँ। 2 में से 1 गलत कर देना या उसका कोई डेटा गलत हो, तो उसके लिए डीप में थोड़ा-सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हुँ, एक बात बताइए आप कि जैसे यूपी पीसीएस मेंस है, जी। प्री के बाद होता है मेंस। अभी प्री के लिए लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम, ठीक है? अभी जो है रिज़ल्ट वगैरह आने में 1 डेढ़ महीना लग ही जाता है ना? मेंस के लिए कई लोग क्वेरी करते हैं और जो है उनका पहला क्वेश्चन होता है कि सर इसमें मेंस में वीडियो मिलेगा कि नहीं? आपके हिसाब से क्या वीडियो से मेंस की तैयारी हो सकती है? देखिए
देखिए मेंस में आपको जाके लिखना है। जैसे प्री में क्या होता बिना है, आंसर राइटिंग के कैसे हो लोग हैं आजकल बना भाई, रहे हैं। प्री में क्या होता है, सपोज कोई क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए ताजमहल कहाँ, ठीक है, आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा है, आपने 4 ऑप्शन देखे, जैसे आगरा देखा कट से क्लिक करता कि यार आगरा टिक कर लो, हो गया। मेंस में ऐसा नहीं होता, वहां आपको कुछ नहीं दिखाई देता, सादा पन्ना दिखाई देता है, 2 इधर आगे पीछे, और 12 नंबर वाले में 3 उनको भरना है, तो वीडियो देख के कैसे भरेगा? और दूसरी आप बात बताइए। टाइम की लिमिट है। मेंस में 20 क्वेश्चन लिखने, हाँ। 1250 ये और 2000 वो, हाँ। 3250 वर्ड लिखने हैं। आप अगर कैलकुलेट करके देखो तो अगर आप रेगुलर लगातार पेन नहीं चला रहे हो तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके लिखना ही बड़ा मुश्किल काम है। नहीं हो पाता। तो अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, क्या आपको लगता है हो पाएगा? मैं बता तो रहा हूँ, मैं 3 मेंस दिए मैंने, और हर बार का एक्सपीरियंस यही होता था कि वॉलनी लेके जानी पड़ती थी। 1 पेपर 2 पेपर के बाद फिर यहाँ स्प्रे करना पड़ता था। कोई कंधे में कर रहा है स्प्रे, कोई उंगलियां सूज जाती हैं उसमें। नहीं, मैंने खुद तो दिए ये हुए हैं, तो हाँ, आप पता तो हुआ मिले है हैं मुझे। मुझे वहाँ सेंटर पे। हाँ। तो होता यही है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि वीडियो देख लेंगे, सुन लेंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको लिखना ही पड़ेगा। मतलब मेंस में बिना आंसर राइटिंग नहीं हो सकता कम है। से कम ये मान के चलिए आपको 500 क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि 10,000 5,000 नहीं, वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल मैं ये कहता हूँ नहीं है कि वो। करीबन 1000 क्वेश्चन हाँ, आप लिख लो। हम जो बिगिनर्स हैं 500 ही 700-800 लेके से ले। 1000 के हाँ, आसपास एक वो रखो, मतलब मतलब उतना मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। लिखना, उसके लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज या जो आजकल कोर्सेज कई सारे वनडे एग्जाम वाले लोग चला रहे हैं कि भाई मेंस के लिए वीडियो का कोर्स, और उनके अगर कोर्सेज के फीचर में देखो तो ना कहीं आंसर राइटिंग का फीचर है, ना कोई डाउट क्लियरेंस वगैरह देते हैं, ना कुछ लिखाने का देते हैं। भाई मुझे यही नहीं समझ में आता है कि वीडियो से कोई कैसे तैयारी कर सकता है। और मेंस जो पीसीएस है, अब आप ये देखिए, इसमें सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज्यादा है। बहुत है, बहुत। आप कोई भी कोचिंग करो, अगर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो नहीं हो सकता। नहीं, फिजिबल ही नहीं। हाँ, भाई, तो ऐसे में अगर वो भी इस टाइप जो है आयोग तो बिल्कुल ही एकदम अलग ही चल रहा है डायरेक्शन में, बिल्कुल डायनामिक ही चल रहा है वो। हर चीज कब क्या चीजें कब कहाँ बदल दे। मेंस में भी अगर जो है आंसर राइटिंग करे बिना मतलब नहीं हो पाएगा ना। भाई आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे, थॉट प्रोसेस बनता है। जैसे मेंस में पिछली बार मुझे याद है, उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, तो अब एक लाइन का सिंपल से स्टेटमेंट था, अब उस पे आपको 200 वर्ड लिखने। आप कैसे लिख पाएंगे अगर आपने सोचा नहीं, उस पे कभी कुछ लिखा नहीं है, थॉट ही नहीं आएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज आप कर लीजिए या कुछ भी मतलब वीडियो देख लीजिए, जब तक आप सोचेंगे नहीं, उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, वही पढ़ेंगे लिखेंगे, उसी से आप सीखेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करिए। इसीलिए मैं हमेशा जो है कहता हूँ कि भाई मेंस बिना आंसर राइटिंग के निकल ही नहीं सकता है। मैं तो हजारों बार बता चुका हूँ, ये आपके मुख से बुलवाना चाहता नहीं, था मैं कि भाई मतलब लोगों को टॉपर्स की भी सच्चाई पता चले। देखिए भाई, पीसीएस तो मेरा अभी तक नहीं निकला, सच है, लेकिन मैंने 3 मेंस दिए हैं और आरओ ठीक यारू के स्कोर टॉपर किया हैं है। ये। ऐसी बात नहीं है, स्कोर मेरा जीएस का किसी भी पेपर में 100 के आसपास ही है। हाँ, मैंने देखा हाँ, वो मैंने मार्कशीट मार्कशीट भी आपको अपने। दिखाई। मतलब अब वही है कि कभी पता चला पबैट के एक पेपर में मार्क्स कम हो गए, या फिर अब इस बार जैसे था जीएस 6 में केवल 47 रह गए। जीएस 6 में कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है ये। तो वही है जिनके मतलब क्या कहा जाए। अब सोचिए, जो व्यक्ति 5 पेपर लिख रहा है जीएस के, भाई मैंने ही तो वो 5 लिखे थे जिसमें 100 या 100 प्लस स्कोर आया है, और मैं ही लिख रहा हूँ तो 47। अब वही है, कुछ किस्मत भी होती है, या फिर अब क्या कहा जाए। कुछ चीजें हैं जिनके जवाब अब आप दे नहीं सकते, वो ऊपर वाला ही जानता है। कुछ चीजों के लेकिन हाँ। जवाब आप दे सकते हैं। पीसीएस की 2022 की अभी कुछ मेंस वगैरह की कॉपियों का कुछ केस हुआ था। क्या लगता है आपको, ये जो चीजें चलती हैं, ये पूरे न्यूज वगैरह में रहा, मीडिया में रहा, पीसीएस जे की कॉपी बदल गई। हाँ, पीसीएस जे का था। दूसरी बात जो है, अभी एक केस था सत्यवीर दीक्षित जी का, जिनके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे, फिर भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और कई सारे लोग ऐसे ज्वाइन करा दिए गए जो एलिजिबिलिटी वगैरह भी नहीं पाए थे। आप आयोग के थ्रू एआरओ सिलेक्टेड हैं, ठीक है, आप जो है बाकायदा आयोग वगैरह आपके लिए माननीय संस्था है, आप सबके लिए, हमारे लिए भी है, लेकिन ये सब जब चीजें होती है तो हर्ट होते हैं, आप लगता है बुरा? थोड़ा तो बुरा लगता है। एक्चुअली है क्या, इससे आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, और खड़े हुए भी। पीसीएस जे वाला जो कॉपी बदलने का इशू था, माना भी आयोग ने कि कुछ कोडिंग वोडिंग का कुछ इशू हुआ, उसकी वजह से मिस्टेक हुई। खैर मतलब उसमें फिर आयोग ने करेक्टिव स्टेप लेते हुए जो एलिजिबल लोग थे उनका फिर से इंटरव्यू वगैरह कराया, और कुछ लोग उसमें सेलेक्ट भी हुए। लेकिन मान लीजिए अगर वो स्टूडेंट नहीं ये खोलता जाके चीजें, तो फिर ये तो दबा रह जाता है, ये बेईमानी हो जाती है। तो बेईमानी क्या, मतलब फिर वही है कि इग्नोरेंस ही मानिए आपकी, वो चीज़ छूट गई।
हमसे भी हो जाता है कई बार, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, पता चला कुछ छूट गया, तो उसको मैनुअल मिस्टेक मान के या मानवीय त्रुटि मान के एक्सेप्ट किया ये। अभी जैसे जो सरकार है, ये हमारे जो प्रेज़ेंट सरकार है जी। अच्छे काम करती है कई सारी चीज़ों में, लेकिन नौकरियाँ वग़ैरह जो है इतनी नहीं निकल रही हैं। और दूसरी बात, इस तरह के जो पेपर लीक, जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ, फिर ये पीसीएसजे का मामला हुआ, इन सबको देख के मतलब अब लोक सेवा आयोग, आप सोचिए कि एक राज्य का सबसे बड़ा बस आयोग सबसे है। बड़ा रास्ता है, बिल्कुल। सबसे जो राज्य के सबसे पावरफुल पोजीशन पे लोग हैं, वो यहीं से सिलेक्ट होते हैं, रिक्रूट करते हैं ये लोग, है ना? अगर इस संस्था में ये सब चीज़ें जो है बेईमानी के आरोप लगेंगे, तो कई बार लोगों का ट्रस्ट भी तो हिलने लगता है। बिल्कुल मिलता है। और जो है अभी सरकार क्लेम करती है कि जो है पिछली वाली सरकारों में जो है एक कास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया हुँ, जाता हुँ, था। हुँ। वही चीज़ें अब होने लगी हैं। ये जो सरकारें बदलने से क्या कुछ सिस्टम बदल जाता है, कि सिस्टम वही रहता है? तंत्र तो वही है, हुँ, लेकिन अगर किसी भी परिवार का मुखिया थोड़ा-सा हुँ, ठीक है, हुँ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो बिगड़ती हैं, वो सही हो जाती हैं। लेकिन ये तो फिर बिगड़ गई यहाँ पे। नहीं, बिगड़ी नहीं है, इसको हुँ, बिगड़ना नहीं। मेन हुँ, बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई, अब घटना आप नहीं टाल सकते, हुँ, लेकिन मतलब कोशिश करती हैं सरकारें कि घटना ही ना हो, लेकिन मान लीजिए फिर भी हो गई, हुँ। तो उसके बाद जो करेक्टिव स्टेप्स होते हैं कि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, तो उसमें फिर इस सरकार ने कोई लीपापोती नहीं करी। जैसे अच्छा। ही बच्चों की बात गई कि हाँ, पेपर आउट हुआ है, तो तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लेते हुए पेपर को तुरंत एक बात अच्छा पुस्तक आप किया। बताइए, जैसे यूपीपीएससी हमारा आयोग है। जी। आयोग ने जब पेपर हुआ था आरओ-एआरओ का, दूसरे दिन बाकायदा एक नोटिस निकाला था, उसमें बोला था कि भाई आरओ-एआरओ का 2023 का पेपर 11 फरवरी को सुचितापूर्ण ढंग से ठीक है। संपन्न करा लिया गया। जी। आयोग ने इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई जब पेपर लीक था? नहीं, जल्दीबाजी नहीं दिखाई। हुँ, और आयोग जैसे इतनी बड़ी संस्था है, ठीक है? आप मान लीजिए आपने कोई काम किया, तो अब आपको लगा कि ये काम हो गया, तो उसने हमेशा की तरह अपना नोटिस निकाल दिया कि भाई हमने सुचितापूर्ण ढंग से, बढ़िया हुँ। ढंग से एग्ज़ाम करा लिया। लेकिन जब बच्चों ने फिर कंप्लेन करी, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से आयोग तक ये बात पहुँची, तो फिर उसने एक्सेप्ट करा कि मतलब ठीक है, चीज़ें ऐसी-ऐसी हुई हैं। एक्सेप्ट करा नहीं, वो तो एक प्रोटेस्ट वगैरह, बच्चे कुछ जो है ज़्यादा ज़िद्दी हैं इस बार। माना ना, फिर भी नहीं मानता तो फिर वो हुँ, अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए गलती हो गई कहीं पे, चीज़ें हैं, इतना बड़ा सिस्टम है, आयोग सब कुछ तो खुद करता नहीं। जैसे हाँ। पेपर ही है मान लीजिए, तो पेपर हुँ। किसी प्रेस में छपता है, फिर कहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर कहीं बनता है, फिर बहुत सारे प्रोसेस हैं उसमें। किसी स्टेप में मान लीजिए कोई छोटी-सी कमी हो गई, वहीं से इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। एक चीज़ है और, लेकिन जब जी। जब योगी जी ने बाकायदा ट्वीट किया, हुँ। तब जाके पेपर कैंसल हुआ। आयोग ने तो आज तक नोटिस नहीं निकाला आरओ का कि भाई कैंसल हो गया लीक की वज़ह से। मतलब आयोग ने अपनी गलती मानी ही नहीं कभी। नहीं, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, तो फिर उसके बाद आयोग के कहने का कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है। वो अच्छा, एक मुखिया बार हैं अगर पहले से। आयोग और जी। जो है जैसे आयोग कई बार जो है ये लगता है कि आयोग एक, लगता क्या स्वायत्त संस्था तो है हाँ, ही। ये बिल्कुल है। ठीक है? जनरली तो अगर सीएम चाहें तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर तो कर ही सकते हैं फिर भी। लेकिन यहाँ पे जैसे जो ये बीच में जो टसल हो गई कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा ट्वीट कर दिया और इन्होंने नोटिस का ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है तो उसको मान्यता तो आयोग ही बताएगा ना। एग्ज़ाम मुख्यमंत्री जी को नहीं कराना है, तो लॉजिकली तो देना चाहिए था उनको नोटिफ़िकेशन। हाँ, निकालना चाहिए था। उसके बाद निकालना चाहिए था। हाँ, उसके बाद निकलना निकालना चाहिए चाहिए था। था। लेकिन उनको यही लगा होगा कि जब इन्होंने कह दिया है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई मतलब उनको लगा होगा कि ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं निकाला, क्योंकि सब तक मैसेज तो पहुँच ही गया था कि एग्ज़ाम हुँ। पोस्टपोन हो गया कुछ। बस यही है कि वो कहने वाली बात है कि हाँ, एक नोटिस निकल, उससे कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला था नहीं। पेपर वैसे भी पोस्टपोन हो ही चुका था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही था कि हाँ, एक आयोग का स्टैम्प लग जाता कि हाँ भाई, आयोग ने कह दिया। वही बात वो कह चुके थे, तो वही फिर से उसका रिपिटिशन ही होता। मतलब उसमें कुछ नई बात बच्चों के हित में या हुँ। किसी के हित में नहीं होती। आरओ-आरओ को जब पेपर लीक हुआ उसके जी। बाद कई सारे करेक्टिव स्टेप लिए गए कि भाई सारी सिस्टम सुधारा हाँ, जाएगा, चेंज किया गया। पेपर लीक वगैरह का लॉ आया, जी। 1 करोड़ का हाँ, जुर्माना, आया। आजीवन कारावास, ये सब अच्छी बातें हैं। हुँ, लेकिन अगर आप देखें, हुँ। प्रॉब्लम क्या थी कि लीक कहाँ से हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस से। गवर्नमेंट अपना प्रिंटिंग प्रेस क्यों नहीं कर सकती है? इतना पैसा आयोग के पास है, जो है कई बार केसेस लड़ने जी। में ये लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं। सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए पानी की तरह बह रहा है। क्या एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होना चाहिए आयोग के पास? इतने एग्ज़ाम कराता है यूपीपीएससी, लोक सेवा आयोग, बीओ कराता है, आरओ कराता है, पीसीएस कराता है, एलटी ग्रेड कराता है, बल्कि आप देखें कितने सारे लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम। क्या लगता है आपको, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना तो चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं और है, इस पे मतलब। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक। नहीं, ध्यान क्या, इस पे बातें चल रही होंगी, ऐसा नहीं। हम आप यहाँ बैठे बहुत सारे डिसीज़न डेली हुँ, लिए जाते हैं, जिनकी हमें आपको जानकारी नहीं होती है। तो हो सकता है ऐसा कोई प्रस्ताव आयोग के पास हो, आयोग का शासन के पास पड़ा हो, हुँ, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का। और जैसे पेपर लीक की बात थी, इस बार अगर आप सेंटर पे देखेंगे या बच्चों से पूछेंगे, तो बिल्कुल इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था। एक-एक चीज़ बच्चों की, कोई भी चीज़ आप लेके अंदर नहीं जा सकते, इवन कैप उतरवा के चेक करना, जूते हुँ। उतरवा के चेक करना, सब कुछ, सारा कुछ। तो ध्यान रखा था इस बात का आयोग ने कि
कोई गड़बड़ी इस बार ना हो। पीसीएस के पेपर में उन्होंने आरओ वाले उससे सबक लिया है। अच्छा, हाँ, कि किसी भी मतलब बच्चे आप से ये पूछ नहीं लो। होने हाँ, देंगे। कैप वैप सब उतरवा के पूरा चेक कर रहे थे। ठंड थी फिर भी कि कैप उतार के पहले दिखाइए फिर आप लगा लीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ, तो ये अभी मतलब आगे के लिए जो भी लोग यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी जी। करते हैं, उनको उनके लिए मतलब जैसे कई लोग मैं आपको बताऊँ इस मेरे पास बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं और ज़्यादातर बहुत निराश हैं इस समय। और अब यूपीपीएससी के स्टूडेंट्स का ये इस समय का इस तरह का बिहेवियर हो गया है कि थोड़ी-थोड़ी देर में रुक जाते हैं। जैसे अभी दिसंबर से पहले जब डेट आ गई भाई यूपीपीसीएस की कि भाई 22 को होना है। कई लोग माने ही नहीं थे जब एग्ज़ाम जब तक नहीं हो रहा था। 2-2 3-3 दिन पहले तक कि ये पूछे थे जब एडमिट कार्ड हो गया था तब भी कि सर ये पक्का करवा लेंगे ये लोग। तो ये जो इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट हो गया है स्टूडेंट के बीच में, ये अब जो है ठीक हो जाएगा धीरे-धीरे? देखिए सोशल मीडिया का जो हाँ, हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट है वही है ये। हुँ, होता क्या है, कोई यूट्यूबर या हुँ, कोई टेलीग्राम वाला या हुँ। कुछ भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्यरत भी हैं और वो भी इस तरह की अफ़वाहें फैलाने का काम करते हैं। हाँ। वो कि ऐसा नहीं होगा, इसकी नज़र, उसकी नज़र, इस तरह से करके और बच्चों को हुँ, लास्ट टाइम तक वो बेवकूफ़ बना देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कभी उन्होंने कोई बात ऐसी बताई हुई जो ठीक फिट हो गई, तो उस पे उसकी वज़ह से उनका ट्रस्ट बना हुआ है। तो इसीलिए वो लास्ट तक वो मिसगाइड रहते हैं कि वो कहते रहते हैं कि अरे पेपर भी पोस्टपोन हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, अभी ये नहीं हुआ, अभी सेंटर नहीं मिले, अभी फलाना नहीं हुआ, अभी ढिमका नहीं हुआ। तो इसमें फिर बच्चों को यही सोचना चाहिए कि यार ये हैं कौन जो बता रहे हैं। हुँ, भाई आयोग जैसे संस्था है, तो वो काम आयोग को करने दीजिए ना। आयोग बताए तब आप सुनिए। हुँ। बाकी आप जो डेट उसने दे दी वही डेट मानिए कि यही डेट है और नहीं अगर कुछ लेकिन होगा क तो बताएगा कई वो। सारे आयोग के एक्चुअली आरओ-एआरओ अधिकारी ही हैं ऐसे, जो बाकायदा कोचिंग वगैरह चलाते हैं, प्राइवेट कोचिंग और जो है बाकायदा वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में। और ये लोग पहले से ही जो मत जैसे आपने डेट अभी बताई कि अनुमानित लग रहा है कि सुनने में आई ये चीज़ें, ठीक है? आपने तो चलो सुनने में आई वो वाली बताई। ये लोग बाकायदा क्लेम करते हैं कि इस डेट को होने वाला है, अभी देखना नोटिस आने वाला है। कि मतलब समझ रहे हो आप? एक रेपो बनाना, भौकाल बनाना कि देखो हमको पहले से सब पता है। ये इस टाइप के कभी अधिकारियों पे आयोग कोई एक्शन लेगा? क्योंकि ये एक तरह से स्टूडेंट में डर क्रिएट करते हैं और दूसरी बात ये भी है कि भाई आयोग के अंदर की चीज़ें हैं, अगर कोई सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र अधिकारियों के बीच में आदान-प्रदान हो रहा है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों दे रहे हो? ये प्राइवेसी का जो है कोई नहीं, क्लॉज़ नहीं है इसमें कि भाई ये सब चीज़ें जो कर रहे हो गलत है? एक कायदे से तो नहीं करना चाहिए और दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए कभी आप कोई बात कह भी रहे हैं, तो हुँ, कम से कम गलत बात तो नहीं ही करनी चाहिए। आप हुँ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, कोई बात नहीं। हुँ, जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम सपोज़ 15 फरवरी को होने वाला है, आपने कह दिया कि 15 फरवरी को होगा, उससे हुँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हमने पहले बता दिया था बस, इसी हुँ, का झंडा लेके आप चलेंगे? कहते देखो, हुँ। देखो मैंने तो पहले बता दिया, उससे क्या हो गया? जब नहीं, वो होना है तब होना है। इस बात की बाकायदा रेस चल रही है मार्केट में। तो दौड़े, वही रैट रेस है। आप जीत जाएँगे तो क्या रैटे ही तो रहेंगे ना। कि भाई तुम ही लोग लड़ लो, अब मैं कंटेंट पे फ़ोकस कर लेता हूँ। मैं सिलेक्शन करवाने पे ज़्यादा फ़ोकस मेरा रहता है कि भाई लोग सिलेक्ट आएगा क्या? इसमें कई स्टूडेंट जो है लगातार फिर मैसेज करते हैं कि सर बाकी सबने बना दिया, आपको पता नहीं क्या दिक्कत है, आप सो रहे हो इतने दिन से। मुझे ये लगता है कि जब तक भाई एकदम ही ना वो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से पता कर लिया जाए, मैं क्यों बोलूँ कोई चीज़? और मैं तो कोई अथॉरिटी हूँ नहीं, आयोग अथॉरिटी है। अगर कोई भी डेट डिक्लेयर होगी तो आयोग बताएगा, आयोग ज़िम्मेदार है उसका, है ना? कोई हम लोग तो है नहीं, नहीं, हम लोग क्या बिल्कुल हो नहीं, सकते कैसे हैं? बता सकते हैं आप, कैसे बता एक सकते हैं? कोचिंग वाला या फिर कोई एक एडटेक वाला एडुकेटर हो गया, ये लोग क्या हो सकते हैं? सिलेबस के एक्सपर्ट हो सकते हो आप। बिल्कुल ठीक आप बात है। अपनी फ़ील्ड के कि भाई आपने पीसीएस में जैसे मैंने 2 बार क्वालीफाई किया और मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उस फ़ील्ड का एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अब आयोग कब देगा डेट, ये मैं कोई मतलब अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं जी। पहले से प्रेडिक्ट कर लूँ। हाँ, जो सोर्सेज़ वगैरह होते हैं, कई बार मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के वो आगे ही नहीं बढ़ाता हूँ कि ज़बरदस्ती स्टूडेंट को काहे बरगलाना। ये लेकिन चीज़ें गलत लगती हैं कई बार। देखिए जो लोग आयोग में हैं या कहीं भी हैं और यूट्यूब से या कहीं से पढ़ा रहे हैं, हुँ, तो उनको पढ़ाने पे फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, अगर वो सच मायने में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को तो। हाँ। और रही बात एग्ज़ाम डेट गेस करने की, बताने की, तो आप गेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इधर कुंभ चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुंभ तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि हुँ, ये एक जनरल सी बात है, सब कह सकते हैं कि हाँ, इधर एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन आप पर्टिकुलर डेट को इसी दिन एग्ज़ाम होगा, लिख हुँ। के रख लो और ये कर लो, शर्त लगा लो फलाना-ढिमका, तो अरे ये तो वो बाकायदा लोग कहते हैं तो लिख के रख लो क्या कि मुझे इस चौराहे पे टांग टाँग देना। देना, वही कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे लोगों के चैनल, मैं आपको बताऊँ, लोग खाली इसलिए देखने भी जाते हैं कि ये कुछ न्यूज़ बताएँगे। तो हुँ, बच्चे भी तो यही हैं कि उनसे रोज़ पूछेंगे सर, अरे सर कहाँ से बता दें? जो चीज़ें जिस व्यक्ति को ऑथराइज़्ड हैं, वो वही हुँ, व्यक्ति बता पाएगा ना। सही बात है। तो हमारी गलती है कि हम, जैसे आप मान लीजिए आपको सपोज़ दवा लेनी है, तो हुँ, सब्ज़ी मंडी में थोड़ी जाएँगे, मेडिकल स्टोर जाएँगे ना। बिल्कुल तो ये सही बात। बच्चे को डिसाइड करना, आपको डिसाइड करना है कि आपको दवा लेनी है ना तो मेडिकल स्टोर जाइए, ना कि सब्जी मंडी। तो बच्चे यही कर रहे हैं। उनको हुँ, ये पहचानना होगा कि हम पढ़ने आए हैं ना। न्यूज़ न्यूज़ खेल के क्या करोगे?
और डेली पता क्यों करना ही तो क्यों है वही भाई? मैं कह रहा हूँ, जैसे प्री का पेपर हो गया, हाँ, तो मिनिमम आयोग 100 दिन देता है। अब मान के चल लीजिए 150 दिया तो और अच्छा है, क्या दिक्कत है? 50 नहीं देगा, वो आयोग को पता है कि 100 देना है। क्योंकि आप वो पढ़िए, प्रोसेस ही ऐसी बनी है ना कि भाई 1 डेढ़ महीने में प्री का रिजल्ट रिजल्ट आएगा। आएगा। हाँ, फिर उसके बाद मेंस का फॉर्म भराया हाँ, जाएगा। उसमें करीबन 20-25 1 महीना लगेगा ही लगेगा। तो 2 ढाई महीने तो इसी में लग जाएगा। तो कोई 3 हाँ। साढ़े 3 महीना देना ही पड़ेगा आयोग को। अब कोई पूछता है जैसे प्री ग्रेडेड कब आएगा? तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है 1 महीने बाद आता है। तो मैं कहता हूँ फरवरी में आएगा। तो एक जनरल सी बात है कि फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाएगा। भाई 2-4 दिन आगे, 1-2 दिन पीछे, वो जब उसकी स्कैनिंग और प्रोसेस कंप्लीट होगा दे देता है। यही हुँ, चीज़ मेंस के साथ भी है कि 3 महीने 4 महीने का समय आयोग हुँ, नॉर्मली दे देता है। अब हुँ, कोई कम ज़्यादा कुछ हुआ तो अपना आगे पीछे भी हो जाता है। इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि आप रोज़ खाली किसी न्यूज़ के लिए कि कोई हमको डेट बता देगा। आप हुँ, यूट्यूबर उसको पीछे पड़े हैं, उसको देख रहे हैं और आयोग वाले और ये सब इन लोग को ये काम नहीं करना चाहिए। फ़ोकस इनको पढ़ाने पे करना चाहिए। अगर आपने कोई स्किल, कोई नॉलेज आपको है, तो हुँ। आप कोशिश करिए कि उससे कुछ बच्चों का भला हो। न्यूज़ देने से कुछ होता नहीं है, इससे कुछ बेनिफिट नहीं है और अल्टीमेटली आप कमेंट उठा के देख लीजिए इन लोगों का, जो कमेंट सेक्शन गाली ही मिलती है उससे। क्योंकि बच्चे को मिसगाइड करके आप क्या फ़ायदा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी इस बार जो है बीओ की वैकेंसी पिछली बार भी सुन रहे थे अध्याचन है आयोग के पास लेकिन निकाली नहीं इन लोगों ने कि कह रहे थे कि शायद 150 नहीं हो पाई इसलिए नहीं निकाली है। इस बार आएगी सही बात आएगी कि कह नहीं? तो रहे हैं लोग कि आएगी, अब बाकी जब आ जाए, आयोग हाँ, से निकल आए तभी मानिए। ये तो कैलेंडर में ही हाँ, पता वो चल कैलेंडर में जाएगा पता कि चलेगा। भाई कैलेंडर कैलेंडर में का बहुत एग्ज़ाम डेट आ बेसब्री से गई तो इंतज़ार आ है लोगों जाएगी। को, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है हुँ, कि कैलेंडर आए और निकालना चाहिए आयोग को, थोड़ा-सा जल्दी करनी चाहिए कैलेंडर निकालने में, क्योंकि टाइम हो गया, 15 दिन हो गए, हुँ। तो अब कैलेंडर आ जाना चाहिए। नहीं व वही मुझे मेरा भी वही हाँ, लग रहा है कि भाई कुंभ वगैरह तो चलो ठीक है, आप हाँ, एग्ज़ाम लेट कराओ, समझ हाँ। में आती है बात। कैलेंडर में डेट कैलेंडर तो हाँ, डिसाइड करी जा कैलेंडर आ सकती जाना है ना? चाहिए, उसमें कोई वो नहीं, कैलेंडर आ जाना चाहिए। हुँ। एक डेट डिसाइड करके मीटिंग-वीटिंग करके अपना उसको निकालना चाहिए। अभी आप जैसे एआरओ की जॉब करते हुए कितना दिन हो गया आपको? मैंने जुलाई में लगभग जॉइन किया था, मुझे लग रहा है 15-15 जुलाई के आसपास, तो पिछले साल? हाँ, तो 1 साल डेढ़ साल डेढ़ हो गया, साल हो गया डेढ़ साल से लगभग, ऊपर डेढ़ हो साल गया। हो गया। जी। कैसा अनुभव रहा है वहाँ पे? अनुभव अच्छा है, जैसे मेरा घर चूँकि लखनऊ में है, तो इसलिए मतलब मेरे लिए हुँ, ठीक है, जॉब ठीक है। एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है, प्लस हाँ, बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी है। हुँ, छुट्टियों का भी है, जैसे सीएल हैं, ईएल हैं, ये सब हुँ, आपको मिल जाती हैं। और बाकी जो लोग जैसे बाहर से हैं, तो थोड़ा-सा उनको रहता है कि हाँ, हो सकता है कि सैलरी कम हो एज़ कंपैरिज़न टू मतलब पीसीएस की, जैसे एसडीएम हो गया या कोई भी जॉब जो 5400 ग्रेड पे की है। बाकी एनटी-वेंटी जैसे नायब तहसीलदार है, तो इनसे तो ऊपर की ही सैलरी मिलती है आरओ को। अच्छा, हाँ, उससे ऊपर की पोस्ट है वो। वो अलग बात है कि वो फील्ड की जॉब है और ये हाँ, थोड़ा ऑफ़िस की जॉब है, तो आप अपने नेचर को भी देख लीजिए। जैसे कुछ लोगों का होता है कि उनको पब्लिक इंटरेक्शन में मज़ा नहीं आता, तो हुँ। उनके लिए बेस्ट है ये। तो उसको आपके हिसाब से आरओ-एआरओ जी। का फॉर्म एक्चुअली में मतलब ऐसे तो सब लोग जॉब चाहते हैं कि भाई उनको अब जो जिसके पास नौकरी नहीं बेरोज़गार वो तो कहीं भी चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो जो फाइनेंशियली ठीक-ठाक है, तो किन लोगों को एक्चुअली आरओ-एआरओ टारगेट करना चाहिए? जिनका सिर्फ़ ये है कि भाई ऑफ़िस वगैरह में रहें और एक ही जगह रहें, ज़्यादा ट्रांसफ़र वगैरह ना हो। देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है, हुँ, तब तो फिर आप कोई न एक न एक जॉब पकड़ेंगे। हुँ, लेकिन अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है और आप हुँ, सब जॉब भर रहे हैं, तो आप कोई जॉब नहीं पकड़ पाएँगे, ये भी आप हुँ, समझ लीजिए। तो अभी जैसे इस बार क्या हो रहा है, कुछ ऐसा मतलब हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसका पीसीएस का मेंस और आरओ का प्री, ये हो सकता है सेम मंथ में कोइंसाइड करे या आस-पास पड़ जाएँ। तो फिर अब बच्चों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर है, क्योंकि इस बार प्री में कुछ ऐसा भी था कि किसी के कुछ 2-4-10 तुक्के भी सही हो गए, तो हो सकता है हुँ, उनका भी प्री हो जाए। तो फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फोकस आरओ पे करना है कि प्री पे इस पे करना है, पीसीएस के मेंस पे करना है। क्योंकि हुँ, दोनों एग्ज़ाम एक साथ आप लेके नहीं चल पाएँगे। दोनों का हुँ। नेचर बहुत अलग-अलग है। आरओ में क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। मेंस में भी आपके 120-20 क्वेश्चन तक हाँ, आते हैं, 120 क्वेश्चन तो आएँगे है ही ना? और जीएस में। हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव ही आते हैं। हिंदी के 30 आएँगे, हाँ, 60 30 और नंबर 60 वाला नंबर के पेपर वो भी हाँ। आएँगे। इसके अलावा जो रिटन वाला पोर्शन है, उसमें केवल एसे का पोर्शन है हुँ, और 120 नंबर थोड़ा-सा वाला, हिंदी वाला पोर्शन है। 100 नंबर वो है ना? तो मतलब 220 कम है कंटेंट यहाँ पे। हाँ। हालाँकि कॉम्पिटिशन इसमें बहुत टफ है। हुँ, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एसडीएम हो गए, डिप्टी एसपी हो गए, आरओ हुँ। का एग्ज़ाम अभी तक निकाल नहीं पाए। तो आरओ आसान नहीं है। अगर आप जीएस का भी पेपर देखें, जैसे चाहे इस बार का जो आप बता रहे थे, और अरे इस बार का हाँ, क्या आरओ-एआरओ वही 2021 जो का भी हाँ, देखिए आप, 21 का भी देखिए। अच्छा खासा तो पेपर वो था। उसका पेपर जीएस का वेटेज इस हुँ, पीसीएस के पेपर से ज़्यादा ही रहता है टफनेस के लेवल में। प्री वाला। हाँ, प्री का हुँ, पेपर वो आप आसान नहीं है। 2017 वाले से हुए नहीं, थे, 21 वाले से, 21 वाले 21 से। वाले से। हुँ, तो वो आसान नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को मतलब मैं यही कहूँगा कि जैसे जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं से कमज़ोर हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि उस दिन एग्ज़ाम में मेरे 5 गोले हुँ, इधर भर गए हों, आपके उधर भर गए हों। हुँ, तो इसलिए परेशान नहीं होना है और बिल्कुल फ्रेश माइंड से अच्छे से तैयारी करिए और हुँ। जो भी एग्ज़ाम आपको बनना है, मतलब आरओ बनना चाहते हैं या पीसीएस बनना चाहते हैं, उस पे कंसंट्रेट कीजिए, निकलेगा एग्ज़ाम। ये जो मतलब लंबी जो मेहनत करी जाती है, कहीं न कहीं काम आती है। निकलती है, इसका आउटपुट ऐसा आपको नहीं कि मिलेगा। बिल्कुल ही
सब खत्म। नहीं, नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे हाँ, आप मेंटल हेल्थ का ध्यान अपनी ज़रूर रखिए। हाँ। 1-2 ऐसे दोस्त आपके हों, ज़्यादा नहीं कि पता चला 50 लोग हैं दिन भर उसी में लगे हैं, जिनसे आप अपने मन की बात कह सकें, कभी थोड़ा-सा बोरियत हो या डाउन हो, हुँ। तो आप उनसे बात करके थोड़ा-सा अच्छा फ़ील कर सकें। तो ये तो मित्र हाँ। क्या अपोज़िट होनी चाहिए कि मतलब नहीं, अब ये जहाँ आपका कम्फर्ट ज़ोन लाई करे, अगर आपको लगता है अपोज़िट होनी चाहिए, तो अपोज़िट में भी कोई बुराई नहीं है। अब हाँ, समाज इतना आगे बढ़ चुका है हुँ। और वो टैबू है भी नहीं कि नहीं, अगर कोई लड़का-लड़की बात कर लेंगे तो कोई गुनाह हो गया। नहीं, कई लोग जो आज भी करते हैं। मैं तो इसीलिए आप बड़ा फ़नी वे में पूछता हूँ, हाँ। लेकिन सच्चाई एक्चुअली में पता होनी चाहिए। नहीं, वो आपकी बात सही है। देखिए, जैसे जो चीज़ आप कह रहे हैं, हुँ, जो भी शब्द इस दुनिया में एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसका वजूद है, तभी कर रहा है। अगर आपने ये बात कही है, हुँ, तो इसका वजूद है, लेकिन हुँ, डाइल्यूट हो रही हैं चीज़ें। अब वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। हुँ, तो मित्रों से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छी दोस्ती रखिए, हो सकता है कि वही आपके लिए मोटिवेशन हो। ये भी हो सकता है कि आप मैं जानता हूँ 1-2 ऐसे लोगों को भी, हुँ। नहीं, कई अब कि जिन्होंने बाकायदा कनिष्क हाँ, कटारिया वग़ैरह जो है अब बने बिल्कुल थे वो रैंक देखिए 1। उसने रैंक 1 मारी थी। हाँ, वो तो उसने माना भी और था उसने ऑन क्रेडिट भी कैमरे दिया में था। मतलब ही ये बोला बहुत था। कम लोग कर पाते हैं कि अपने मित्र को ऐसे क्रेडिट दे पाएँ, और वो भी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे। ये ये बात तो बड़ी है। बात है। तो एआरओ की मतलब आप जॉब से सैटिस्फाइड हैं? नहीं, सैटिस्फाइड तो नहीं, जैसे जीवन में सैटिस्फैक्शन नहीं है अभी भी? सैटिस्फैक्शन क्या, मेरा एक लंबा समय गुज़रा है टीचिंग में। हुँ, तो जैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया, एमटेक किया और उसके बाद 10-12 साल मैंने टीचिंग करी। तो मैंने जो वहाँ सीखा था वो सब बच्चों को बता दिया, सिखा दिया। तो अब मुझे लगता है कि इस तैयारी में लगभग मैं 2018 से तो 5 साल, 4 साल जो भी मैंने सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये भी मैं वापस कंट्रीब्यूट कर दूँ, ताकि जब यहाँ से जाऊँ तो कुछ हो ना, खाली हाथ ही जाना है। तो मतलब अभी तो मैं हाथ आगे खाली करना पीसीएस चाहता हूँ नहीं। वग़ैरह और अभी ट्राई करते रहेंगे? पीछे सभी दे रहे हैं, बाकी फिर कुछ बच्चों से जुड़ेंगे, कुछ उनको गाइड करेंगे, कुछ इस तरह का प्लान हाँ। है दिमाग में। अब सही अच्छा, समय एक बात जी। बताइए, जैसे एआरओ जब आपने स्टार्ट किया, हुँ। तो आपकी जो एज है 35-36 के हाँ, आसपास होगी 36, ऑलमोस्ट, है ना? 36। तो अभी अगर इस एज पे आप एंटर कर रहे हो, तो आप फाइनली मान लो एआरओ ही रहो। हुँ। एक वर्स्ट हाँ, केस में हाँ, हाँ, मान रहा हाँ। हूँ, तो अगर आप यहीं रहते हो सिर्फ़, हुँ। तो कितना आगे तक बढ़ सकते हो? अब ये क्या, जैसे गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि हुँ। आपकी सैलरी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या साल में बढ़नी ही नहीं, बढ़नी वैसे है। पोस्ट वाइज़। पोस्ट वाइज़ 3 से 5 साल में प्रमोशन हो जाएगा आरओ, हुँ। और फिर उसके बाद एसओ? अलग-अलग पोस्ट एसओ हो जाएँगे, फिर डिप्टी, अंडर जॉइंट, ऐसे करके एक हायरार्की है। तो वो आप बढ़ते चले जाएँगे, जिसकी जितनी सर्विस होती है वो उतना ऊपर तक बढ़ जाता है, जिसके अच्छा। पास जितना टाइम होता है। हाँ। तो मतलब जो ये आरओ-आरओ वाला है, हुँ। ये कई सारे लोग एक्चुअली ये ढूँढा करते हैं कि भाई फील्ड जॉब ना हो, हुँ। एक ही प्लेस पे हो, हाँ। ये परफेक्ट है ये उनके इसका लिए। बेस्ट है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एक ही ऑफ़िस में आप पूरी ज़िंदगी अपनी गुज़ार दें, कहीं आपको ये नहीं कि 6 महीने बाद यहाँ से सामान उठाया, फिर बच्चों हुँ, का स्कूल बदलते घूम रहे हैं, हुँ, फैमिली लिए-लिए घूम रहे हैं, तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है। हुँ, एक जगह आपको ठीक-ठाक पैसे मिलेंगे, सैलरी आपकी ठीक-ठाक है, हुँ, तो आपका काम बढ़िया अच्छे से चलता रहेगा। हुँ। तो सैटिस्फैक्शन मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा हेडेक कम है, फील्ड अच्छा, जॉब की तुलना में यहाँ आरओ हेडेक कम है। बेस्ट जो आरओ और बीओ में अगर कंपैरिज़न किया जाए, आपके हिसाब से कौन-सा बेस्ट है? आरओ दोनों मिला के हाँ, हाँ, हाँ। और बीओ, नहीं, इनमें से कौन-सा बेटर है? आरओ बेटर है। क्यों? अब वही है ना, फिर नेचर वाली बात है। अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको घूमना-फिरना पसंद है, हुँ, तो फिर बीओ सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप फील्ड पे रहेंगे, बहुत सारे टीचरों से इंटरैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको मतलब प्राइमरी एजुकेशन में कुछ बेटर कंट्रीब्यूट करने का भी मौका मिल जाए। आपके दिमाग में कोई पॉलिसी या कोई प्लान हो, कोई हुँ, आइडिया हो, वो आप इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। हुँ, इसमें ये पॉसिबल नहीं है, आरओ की जॉब में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हुँ, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या है। हुँ, अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो फिर आप इधर फील्ड जॉब ट्राई करिए। जैसे आप एसडीएम हो गए, हुँ, तो आपके अंडर में मतलब ठीक-ठाक पावर रहेगी कि आप कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर कर सकते हैं। सकते हैं हम। कोई अगर नीडी आता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो उसमें है, क्या बोलते हैं इसको, डीएफओ है। हुँ, तो है उसके पास, ये कहता है कि कभी अगर डीएसओ है, सॉरी, हुँ। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। अच्छा, अच्छा। तो कई बार बोलता है कि जैसे कई गरीब लोग आते हैं तो उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो बे यार मैं बनवा देता हूँ उनका, तो मुझे अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह का सैटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए कि चलो किसी की सीधे ग्राउंड पे आप मदद कर सकें, हुँ। तो फिर आपको फील्ड जॉब जाना चाहिए। और बाकी आप एक ठीक-ठाक लाइफ़ जीना चाहते हैं, शांत-प्रिय जीवन जीना चाहते हैं, तो तो फिर आप आरओ-आरओ। हाँ, आरओ बेस्ट है, फिर उसमें कुछ सोचना नहीं है। ये कही कि आप कई सारे बीओ जो लोग हैं ना, हाँ। कुछ लोग तो जो है फॉर्म भरना चाहते थे आरओ-आरओ का। मैंने तो पूछा भी भाई कि आप बीओ हो? कई सारे हमारे बीओ के हैं ना 2019 के टॉपर। अब वो पूछते हैं अभी जैसे जब आरओ का आया था तो कुछ लोग भर नहीं पाए। हुँ, अब वो पूछ रहे हैं कि अभी नई वाली कब आने वाली है? हमने कहा अरे यार आप तो ऑलरेडी ऑफिसर हो। हुँ, कहता है अरे साहब समझिए सर फील्ड वगैरह में बहुत दौड़ना पड़ता है और टीचर वगैरह यूनियन वगैरह बना लेते हैं तो कई बार अगर मान लो आप उनकी डिजिटल वगैरह होती है सब अटेंडेंस तो कोई अगर ईमानदारी से काम करना चाहो तो वो लोग वो वैसे अटैक कर देते हैं कि भाई ये तू ज़्यादा बन रहा है, तू ज़्यादा नेता हो गया है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बीओ वाले में मतलब ये सब चीज़ें भी रहती हैं और सैलरी भी कम है शायद बीओ की बीओ की थोड़ी-सी। सैलरी कम है।
ना? हाँ, सैलरी पूरी चाहिए। ये वाली एक्चुअली चीज़ें। देखिए दोनों जॉबों का डिफरेंस है कि एक 9 टू 6 की जॉब है। 5 डे इन अ वीक है, 2 दिन आपको आराम मिलेंगे। हाँ। अगर कोई काम नहीं होता है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कभी-कभी कोई काम पड़ता है तो फिर ऑफिस खुलता है तो उसमें कोई इश्यू नहीं। बीओ वगैरह में क्या है कि आप एक बार फील्ड पे निकले तो फिर टाइम थोड़ी होता है। कोई मीटिंग चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है तो फिर उनका मतलब वर्किंग आवर ऐसे हैं कि जो थोड़ा-सा डिफाइन नहीं है प्रॉपर। इसमें क्या हुँ। है कि डिफाइन है। एक समय है आपने अपना काम किया, फिर आप समय से आ गए, अपना घर पे आ गए। तो एक हुँ, स्टेबिलिटी है, तो हुँ। वहाँ पे एक डायनामिज़्म है। अच्छा। हाँ। जैसे आपकी जैसे एआरओ की जो सैलरी स्टार्टिंग वाली थी, हुँ। तो उससे मतलब हर साल कितनी बढ़ जाती है? मुझे लग रहा है कि 2, 3, 4 बार तो सैलरी बढ़ ही चुकी है। गवर्नमेंट डीए बढ़ा डेढ़ दी। साल में? हाँ, डीए बढ़ चुका है, 2 बार 2-3 बार सैलरी बढ़ चुकी है, मुझे लग रहा है 60 8-10 हज़ार रुपए बढ़ चुकी होगी। अरे यार! क्या कर जो रही है मुझे भाई सही सरकार सही है? बता रहा हूँ। हैं? हाँ, महँगाई और ये सब बढ़ता रहता है जैसे, तो बढ़ता हुँ। रहता है, तो इंक्रीमेंट होते रहेंगे। अभी एक मोटा-मोटा एक कुछ तो बताइए कि पर एनम मान लो किस तरह से चल रहा है अभी? लगभग मुझे लग रहा है वही 75-76 के अराउंड इस समय सैलरी होगी। और हुँ। जब जॉइन किया था मैंने तो वही 67 या 68 ऐसे कुछ थी। तो एग्ज़ैक्ट डेढ़ मुझे साल याद नहीं है। में 7-8 हज़ार हाँ, बढ़ गई। हाँ, ऐसे अच्छा, तो ये जैसे आपको कोई वैसी भी फैसिलिटी मिली है रहने-वहने के लिए कुछ? रहने की फैसिलिटी मिलती है। जैसे मैंने तो नहीं ऑप्ट करी क्योंकि मेरा घर है, हाँ, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो रह रहे हैं, आवास आपको मिलता है। तो उसका फिर एचआरए कटता होगा? एचआरए हाँ, वो जो एचआरए कटता क्या है, एचआरए आपको नहीं मिलेगा, वैसे तो एचआरए हाँ, मिलता मतलब है, वही तो वो क एचआरए पूरा वो कट डिडक्ट जाएगा होके वो। आएगा आपसे, तो बात वही है जैसे एक ही चीज़ पड़ जाती है अगर आपको बढ़िया घर भी तो मिल रहा है, हुँ, ये भी आपका वो बात है। पैसा कटेगा। बाकी मेडिकल वगैरह का मैंने बताया कि आप अपना और जैसे आपके फादर-मदर अगर आप पे डिपेंडेंट है, तो उनका इलाज वगैरह कराएँगे, तो वो सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको हुँ, गवर्नमेंट देती है। बाकी आप कहीं जाते हैं गवर्नमेंट उसे सरकारी काम से हुँ, भेजती है आपको, तो उसका भी टीएडीए और ये सारी चीज़ें हुँ। मिलती हैं। एक बात आप बताइए कि जैसे अगर कई सारे एक्चुअली यूपी के स्टूडेंट्स के साथ हाँ, मैंने ये चीज़ देखी है कि एक मेरा दोस्त था मतलब वो एक्चुअली उधर साउथ इंडिया में हाँ। आईपीएस वगैरह सिलेक्ट हुआ था। हुँ, अब वो जो है वहाँ पे कई बार जो है मेरी उससे बात होती तो कहता था कि यार यहाँ पे तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि हुँ। लैंग्वेज एक तो बैरियर है कि आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी भाई वो आपकी थोड़ी ना सीखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, पब्लिक तो क्यों सीखेगी? वो उसको वाली उसको क्या बात है। पड़ी भाई सीखे वो? तो और दूसरी बात ये कि अब मतलब उसको ये लगता था कि भाई अगर आईएएस, आईपीएस बने हैं तो अपने इलाके में बनते तो कुछ रौला रौला होता, होता। भौकाल होता। सरकार सरकार भी जानती कि भाई तुमको अपने इलाके में बना देंगे तो फिर फायदा क्या है? फिर तो तुम उनको जो है मारोगे, पीटोगे जो लोग ने तुम्हारे साथ गलत किया होगा। तो एक्चुअली वो चाह रहा है कि उसका किसी भी तरह एसडीएम वगैरह बन जाए। तो वो कह मैंने उससे पूछा कि मतलब तुम आईपीएस की छोड़ दोगे? उसने कहा भाई कई लोग कर चुके हैं। उसने कई एग्ज़ाम्पल वगैरह दिए कि लोग यूपी के जो होते हैं थोड़ी होम सिकनेस होती है कि वो एसडीएम को प्रेफ़र कर सकता है भाई लेकिन वो आईएएस जो है उसको साउथ में नहीं बनना है जाके। आपके हिसाब से यूपी पीसीएस का एसडीएम बेस्ट है कि यूपीएससी का अगर कोई यूपी का बंदा है उसके लिए पूछ रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली यूपी के लिए कि यूपी के बंदे को अगर साउथ में कहीं या तो केरल में तमिलनाडु में कहीं भी इस जगह आईएएस मिले वो लेना चाहिए कि यूपी पीसीएस में यूपी में ही मिले भले उसके डिस्ट्रिक्ट में ना मिले वो तो वहीं से भी नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा। अगल बगल मिल जाए कहीं तो वो एसडीएम लेना चाहिए आपके हिसाब से कौन से बेस्ट अब वही है कि लाइफ में आप चाहते क्या हैं? हम्म जैसे आपको चाहिए नेम, फेम, पावर, मनी, हम्म तब तो फिर आप यही सोचेंगे ना कि हमें ऐसी जगह मिले जहाँ 4 लोग हमको देखें। हम्म तो अगर वहाँ आप नागालैंड में सपोज़ आईपीएस हो जाते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं मतलब कोई आपको देखने वाला नहीं है। हम्म काम आप ऐसा नहीं कि आईएएस अगर आप हो गए तो कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं वैसे नहीं वो आपके तो पास इतना कुछ रहोगे तो आप रहेगा, राजा ही वही मैं कह वो रहा मैं हूँ समझ गया कि ये राजा राजा ही होता है, वो कहीं भी रहे। हाँ लेकिन अब फिर यहाँ बात आती है इंडिविजुअल वाली कि हाँ आप चाहते क्या हैं? हम्म मैं भी एक सर हैं उनको जानता हूँ, बात होती है, वो भी आईपीएस थे। अब वो हम्म यूपी में एसडीएम ही है। हैं? हाँ। कई स्टूडेंट ये मानते नहीं थे इसीलिए मैं चाहता था नहीं कि मैं कोई जानता टॉपर हूँ, अपने मुख से ही कहे और मैंने भी बताया हुआ अभी ये कल चीज परसों मेरी उनसे बात हुई है, खुश हैं। अच्छा आईपीएस रिजाइन करके वो यहाँ पे एसडीएम है और खुश है। तो ये इंडिविजुअल है कि जैसे आपको प्रेफ़रेंस क्या देनी। देखिए मैं कहीं पढ़ रहा था या कहीं सुना है मैंने कि लाइफ़ में 2 ही चीज़ें हैं हम्म कि एक समय बाद सबको ये लगता है हम्म कि जो अपनों के पीछे भागता है, हम्म तो उसको लगता है कि यार नहीं, सपनों के लिए अपनों को छोड़ा जा सकता था। और जो हम्म सपनों के पीछे भागता है उसको लगता है कि नहीं, ये गड़बड़ी हो गई है, अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए था। वाह आपके हिसाब से शुक्ला जी धर्म क्या है धर्म हर व्यक्ति का अलग-अलग है। जैसे मान लीजिए कोई साधु है, हम्म तो उसका धर्म क्या है? हम्म उसका धर्म है कि ईश्वर की भक्ति करना, ध्यान करना, साधना करना। कोई ऑफ़िसर है, तो उसका काम है पब्लिक की सेवा। हम्म तो सबसे पहला धर्म तो यही है। बाकी अगर एक जनरल वे में देखें, तो मुझे लगता है कि इंसान की सेवा करना, नेचर को प्रोटेक्ट मतलब एटलीस्ट अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो ले उसको ना ले हार्म तो ना पहुँचाएँ। तो सबसे बड़ा धर्म तो यही है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप सेक्ट की बात करते हैं, हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, तो इनकी अपनी-अपनी टीचिंग्स हैं। बाकी कोई भी धर्म
कोई भी हो, कभी वो गलत बात नहीं सिखाता। किसी भी धर्म ने नहीं लिखा होगा कि चोरी करो या माँ बाप की सेवा ना करो, कहीं नहीं लिखा होगा, या पेड़ काट लो या किसी जानवर को नुकसान पहुंचा लो। तो जब आप मूल में जाएंगे तो हर धर्म का मूल यही है, सबका कल्याण। जो विश्व बंधुत्व की बात कही गई है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, वो यही है। तो मेरे हिसाब से धर्म यही है कि जो व्यक्ति जहां जिस पोजीशन पे है, कोशिश यही करे कि समाज को, देश को, परिवार को, विश्व को, जो भी जिस हैसियत का है, उसको आगे बढ़ाने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे। जैसे आप ही एजुकेशन लाइन में, तो ठीक है, इतना सब कर रहे हैं। मान लीजिए कभी कोई नीडी बच्चा मिल गया, किसी का फोन आ गया, तो कुछ नहीं कर सकते, चलो एक बच्चे का थोड़ा सा कर दिया, या कभी उसको गाइड कर दिया, उसकी 2 क्वेश्चन चेक कर दिए। आपको बताऊं, मेरे पास डेली 400-500 मैसेज आते हैं। मैं तो बाकायदा फ्री में गाइडेंस देता हूं लोगों को, जिसको लोग मेंटरशिप वगैरह के नाम पे बेच के पैसे ले लेते हैं। ये आज भी मैं फ्री करता हूं। और ठीक है, वो पैसे फ्री की बात नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए मुझसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी मैं लाइब्रेरी वगैरह दोस्तों की है तो जाता रहता हूँ। अच्छा। तो कुछ जैसे बच्चे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपके साथी हैं या आपसे जूनियर है, तो कुछ नहीं करना होता, खाली उनकी पीठ पे एक हाथ रखना होता, इस बार तुम्हारा हो जाए। ये 2 शब्द है ना, कुछ नहीं गया मेरा। एक चाय पीते पीते आओ यार, चाय पीते हैं, चाय पिलाते पिलाते इतना कह देता हूँ कि इस बार तुम्हारा हो जाएगा, बढ़िया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही करते जाओ, बस थोड़ा सा ये चीज ऐसे देख लो। ये भी बहुत है, कुछ नहीं करना किसी के लिए फ्री। और ये सब कि कोई फोन करे, उसको खाली इतना ही आप मोटिवेट कर दो कि नहीं ठीक है, तुम्हारा आंसर मैंने देखा, तुमने जो भेजा था 1 महीने चेक किया, बढ़िया लिख रहे हो, बस ये चीज सही कर लो, इस बार तुम्हारा पक्का एसडीएम है। तो ये भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। राजनीति क्या है? राजनीति जो आम आदमी को समझना है। धर्म और राजनीति ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? धर्म और राजनीति है तो इंटर रिलेटेड। धर्म ये बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, और राजनीति ये डिसाइड करती है कि धर्म का स्वरूप क्या होगा। लेकिन इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है। हाँ, बिल्कुल सेक्युलर कंट्री है। लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें धर्म के बीच में भी राजनीति लाई जा रही है। नहीं, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो इसके 2 मॉडल हैं। एक यूरोपियन मॉडल है और एक इंडियन मॉडल है। तो यूरोपियन मॉडल ये कहता है कि धर्म दीवार के इस तरफ है और राजनीति इस तरफ है, या स्टेट इस तरफ है। तो वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा, धर्म अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि जैसे किसी भी मैटर में, धार्मिक मैटर में अगर कोई कंफ्यूजन आएगा तो उसमें फिर स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अब वो इंटरवीन कैसा है? हिंदुइज्म में क्यों करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप 3 तलाक के इशू को देखिए, सबरीमाला के इशू को देखिए, हालांकि वो हिंदुइज्म से रिलेटेड ही है, लेकिन ये पॉजिटिव रोल है पॉलिटिक्स का या जुडिशरी का। तो आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं। और राजनीति का लोग गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। नहीं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मान लीजिए सरकार ने कोई चीज इवेंट कराई, ठीक है, जैसे वो राम मंदिर बनवाया गया, अच्छी बात है, अच्छा जो है हुआ, हिंदुओं ने बाकायदा उसके पैसे वगैरह जमा किए और सरकार ने उसको बनवा दिया। लेकिन इसमें जो है, अब जैसे अगर सरकार ये क्रेडिट ले कि हम जो है लाए हैं भगवान को, तो इसमें नहीं आपको बू आती है कि भाई धर्म में जो राजनीति घुसा रहो जबरदस्ती? अच्छा, आप ये बताइए, भगवान को कोई ला सकता है? लेकिन ये तो प्रचार किया गया। वो प्रचार करने वाले कोई कुछ भी कहे, ठीक है। भगवान को ये मतलब मूर्खता की बात है। भगवान को वो चीज जो है सुन के बड़ा कभी सरकार कभी ऐसे नहीं कहेगी कि हम भगवान को लाएं, कोई नहीं कहता। वो कहने कोई कह दे, ये मतलब बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। भगवान हम सबको लाया कि हम भगवान को लाए। ये अलग बात है कि जैसे एफर्ट होते हैं, कोई काम हो रहा है तो अगर सरकार प्रोएक्टिव है या उसको लेके पॉजिटिव है तो वो चीजें थोड़ा जल्दी हो जाती हैं या अच्छे से हो जाती हैं। बाकी ये तो इररिलेवेंट बात है, भगवान को कौन लाएगा, उसका तो कोई सेंस नहीं। अभी जैसे कुंभ वगैरह हो रहा है, अब उसमें कुछ अपोजिशन वाले जो लीडर्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई आप हमको न्योता दे रहे हैं, ये महाकुंभ तो सबका है, जो इसके लिए भाई आस्था है जिसकी, वो सबका है, और आप सत्ता में हैं इसलिए वो आप करवा रहे हैं, कोई और होता वो करवाता। तो इसके लिए आप क्यों ये मतलब वो उसकी वो ले रहे हो कि भाई ये हमने करवा दिया? वो तो होना ही था। अरे तो जब वो होंगे तो वो कह देंगे हम करवा, वो बुला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत? इतना भव्य आयोजन हो रहा है, करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, और कितने मतलब सालों के बाद ये संयोग आया है। तो इसमें तो सबको मतलब पॉजिटिव, और ऐसा नहीं कि खाली ये धार्मिक एंगल है। इससे आप देखिएगा वहाँ की इकोनॉमी का कितना फायदा हो रहा है, कितने सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीजें, होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म का है, कितना बेनिफिट है। तो इसको खाली उससे नहीं जोड़ना चाहिए। और अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूँ, अपने धर्म की कल्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम बनाया गया है वो इसी हिसाब से बनाया गया कि सबका कल्याण होता रहे। जैसे शादी होती है तो उसमें टेंट वाला भी आएगा, खाने वाला भी आएगा, फूल वाला भी आएगा, बाजे वाला भी आएगा। वो एक सर्कुलर इकोनॉमी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि धर्म आइसोलेट हो गया, पॉलिटिक्स आइसोलेट हो गई, इकोनॉमिक्स आइसोलेट हो गई। आइसोलेट वाली बात नहीं, ठीक है, अगर सरकार ने कराया तो चलो उनका पोस्टर वगैरह लगना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ चीजें जब ज्यादा होने लगती हैं ना, तो फिर अब जैसे अपोजिशन वाले अगर लगातार चीजें उठा रहे हैं तो जनता को तो ये लगता है ना कि भाई क्यों हो रहा है ये चीजें। कई बार जो है हमारे नेताओं ने जो है पॉलिटिक्स को इतना ज्यादा वैसा कर दिया है कि
वो मतलब हर चीज में अपना ही क्रेडिट ले लेते हैं कि भाई भगवान को जो ला सकता है सोचिए नहीं, वो आप। गलत आप कह रहे हैं, भगवान को कोई नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि हम भगवान को लाए हैं, भगवान अच्छा, कौन ये लाए? गाना जो है जो राम को लाए हम उनको तो लाएंगे, ये क्या किसने मतलब लिखा इसका? है? अब कल को आप लिख दीजिए। तो हाँ ये तो आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है ना, ये सरकार ने थोड़ी गाना लिखा है। हाँ, लेकिन प्रमोट बहुत किया। अब नहीं, ऐसा नहीं है, अब आप सुनने आपने कहा कि अभी आप प्रमोट कर रहे हैं, बताइए मैं कहूँ कि आप प्रमोट कर रहे हैं इस गाने को? मैं तो सीधे उसका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे हाँ। एक्चुअली मन में कई सारी चीजें जी, रहती हैं, तो मैं जी। वो चाह रहा था कि नहीं कोई नहीं अब मिल रहा है तो हाँ, आप आए हो तो कोई बात नहीं, मतलब कोई मैं ना भी कोई कोई डिस्कस एक्सपर्ट नहीं होना हूँ, चाहिए। मेरे भी एक अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस है, तो हुँ। उसी के हिसाब से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक अच्छा, है, जी। तो अभी आप जैसे जो अगर अधिकारी वगैरह बन गए हो तो अब कुछ टाइम मिलता है अपने लिए कभी? नहीं, टाइम रहता है, इस जॉब में हॉबी ऐसा है। वगैरह अब है अभी? हॉबी क्या, अभी तो पढ़ाई-लिखाई चलती रहती है, बाकी घर पे टाइम देता हूँ, घूमने-फिरने का अभी भी शौक है। पढ़ाई-लिखाई चलती है करता रहती रहता है? हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतने अच्छा हाँ, साल। क्यों एसडीएम वगैरह बनना है? नहीं, बात उसकी नहीं है, जैसे 2010 से मैं टीचिंग में हूँ, तो अब बिना पढ़े मुझे मज़ा ही नहीं आता। हुँ, जब तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ नहीं लेता हूँ या किसी एक्सपीरियंस से नहीं मिल लेता हूँ, जो बच्चे पढ़ाई कर अंदर से लगता है कुछ यार आज लग रहा दिन में मज़ा नहीं आया। तो ये वाली चीज़ हो गई, जैसे मतलब बिना उसके मज़ा ही नहीं आ रहा ये मेरे साथ भी है। है थोड़ा कि मैं जब तक जो है चैनल देख ना लूँ क्या हाँ, चल चल रहा है, खबर क्या आ रही है, पेप जो है कैलेंडर आया कि नहीं आया, स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं, तो लगता तो है कि खालीपन है कुछ। लगातार आप लंबे समय तक चीज़ें करते रहो तो फिर आप हैबिचुअल भी हो हाँ। जाते हैं उसके, ये बात तो सही है। तो अभी जैसे आपका ये आगे का है कि भाई एसडीएम वगैरह के लिए ट्राई करना है, जो भी ये लास्ट ही है आपका। ये इसके बाद फिर और भी आगे कहीं सोचोगे कि एसडीएम वगैरह तो 4 साल करके फिर और मतलब आगे का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? देखिए लाइफ में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कहाँ जाके सुख मिल रहा है, हैप्पीनेस, प्रसन्नता। अच्छा, तो काम वही करना चाहिए जिसमें आपको प्रसन्नता मिले। तो ये काम ऐसा तो नहीं है इसको लाइफ लॉन्ग किया जा सके। सरकारी वाला। हाँ, सरकारी वाला। सरकारी जॉब जिसके लिए 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है भाई साहब। वो ठीक है, वो सबका अपना-अपना है। कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि खा के ही पता चलता है कि लड्डू खाएँगे तभी आप जानेंगे ना टेस्ट कैसा है। और एक अपने टेम्परामेंट की बात होती है, बहुत लोग हैं 60 साल गुज़ार देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं तो नहीं रुकने वाला बहुत उसमें। बाकी ठीक है, ईश्वर जो कराएगा वही होगा, हमारे आपके चाहने से होता नहीं कुछ। बट मैं हुँ, टीचिंग में ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना मुझे अच्छा लगता है और मुझे मतलब वो काम नहीं लगता। अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, आप डायरेक्टली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चे ही आगे जाके हुँ, भविष्य हैं इस देश का, दुनिया हुँ, का, सब जगह। तो अगर कोई आप एक बच्चा भी और ऐसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, जो बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे हैं। जब भी 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद फ़ोन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, कोई हुँ, कुछ अच्छा स्टेप ले रहा है। मान लो किसी ने 5 पेड़ ही लगा दिए, अगर मैंने उससे कहा कि यार ऐसा करो तुम पेड़ लगाया करो, हर साल अपने बर्थडे पे 1 पेड़ लगाया करो। हुँ, मैंने 100 बच्चों से बोला, अगर उसमें से 2 बच्चों ने भी लगा दिया, तो मुझे लगता है मेरा जीवन सफल है। ये बहुत है हुँ। मेरे लिए। तो मतलब ये टीचिंग वगैरह में भी थोड़ा बहुत हाँ, आप करूँगा, कंट्रीब्यूट करते रहेंगे आगे। इसी पे करूँगा और हाँ, कोशिश करूँगा कि वो बच्चे खासकर कुछ ऐसा किया जैसे कोई टेलीफ़ोन हाँ, नंबर या जैसे जो हाँ। बच्चे तैयारी करते-करते परेशान हो जाते हैं। कभी हुँ, उनको लगता है यार किससे कहें, क्या कहें? तो कुछ ऐसी हेल्पलाइन शुरू करने का भी एक है दिमाग में, कि अच्छा। जिसमें हाँ, आप कॉल करके अपनी समस्या हुँ, बात कर सकें, समझ सकें, हुँ, परेशान हैं या कुछ है और जो मुझसे मदद हो पाएगी, वो हुँ। चाहे मतलब इमोशनल सपोर्ट हो या मॉनेटरी हो या किसी और तरह का रिसोर्स का हो, तो फिर वो एक टीम बना के उसको भी किया जाएगा। वो है दिमाग में उस तरह का। अभी एक एक जो है फाइनल मैसेज दीजिए जो लोग यूपीपीएससी की के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, यूपी आरओ की, बीओ की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके पास कोई कोचिंग वगैरह जॉइन करने का रिसोर्स नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वगैरह कुछ हो सकता है उनके लिए अच्छा ऑप्शन हमारे वीडियो वगैरह सारे पेड इनिशिएटिव हमारे आज भी फ्री हैं। तो मतलब कुछ उनको ये बताइए कि एससीएस वगैरह और प्लस उनको एक्चुअली करना क्या चाहिए? अभी चुपचाप बैठे रहें क्योंकि कई लोग बैठे हैं चुपचाप। हुँ, हुँ। पढ़ नहीं रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही सर, कट ऑफ पता नहीं चल रहा है। कई लोग अभी तक कट ऑफ में फँसे हुए हैं कि सर कितना जाएगा कट ऑफ? अब बताइए क्या ये कोई बता सकता है कि कितना जाएगा ये कट ऑफ? आयोग के अध्यक्ष जी को भी नहीं पता होगा। और मैं मुझसे कोई आपको कहता बताऊँ तो मैं मैं यही हर कहता बार हूँ। सैंपल सर्वे निकालता हाँ, हूँ। मुझे जो है लगभग आधे स्टूडेंट तक का डेटा मिल जाता है तो उससे थोड़ा अनुमान लग जाता है। इस बार लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 2,10,000 लोगों में से मतलब बताइए। 1/5 20% का डेटा से कैसे बताया जा सकता है इतना? अनुमान तो चलो लगाने को लगाया मैंने कि भाई हुँ। 80 क्वेश्चन के आस-पास मुझे लगता है एक इंडिविजुअली। हो सकता है गलत हो जाए। क्या पता और कम चला जाए। नहीं अच्छा ये बताइए, जैसे कट ऑफ कितनी भी जाए, क्या आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे? ये चीज़ बता समझनी चाहिए। बताइए आप कितने साल तक प्री की तैयारी करेंगे? भाई प्री की तैयारी 4 महीने बहुत है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस वैसे भी पीसीएस के एग्जाम में प्री प्लस मेंस की तैयारी हो, साथ ही होती साथ ही है। होती अगर आप साथ नहीं नहीं कर कर रहे रहे। हो तो गलती कर रहे हो। प्री से ये होता है कि भाई प्री जब आने वाला हो तो 2-3 ढाई 3 3 साढ़े महीना 3 4 महीने हाँ, पहले प्री पे लग जाइए, प्री पे लग लग जाओ। जाइए।
अदरवाइज तो साथ ही करी जाती है करिए। सब कुछ। और जब जैसे प्री अब हो गया तो अब हाँ 2-3 महीने डिग्री मेंस पे लग जाओ। ये तो बिल्कुल यही ऑब्वियस सी बात यही है ये तरीका चीज। ही है। हो रहा, नहीं हो रहा, होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो सब आपके हाथ में है नहीं, वो किसी और के हाथ में है। तो हाँ उसको उसका काम करने दो, तुम यार अपना काम करो। तो बताइए कुछ हाँ, कि और हाँ। बाकी रही रिसोर्सेज की बात, जैसे हम्म, एक समय हुआ करता था जब ये यूट्यूब, टेलीग्राम, ये सारी चीजें नहीं थी। अब आज की डेट में कंटेंट इतना ज्यादा है हम्म, कि आपको, अगर आप ये खोज ले गए कि मुझे क्या पढ़ना है, हम्म, तो मान लीजिए कि आप सफल हो जाएंगे। हम्म। इतना ज्यादा कंटेंट है। आजकल तो लोग हाँ, 50-50 रुपए में पीसीएस की चल तैयारी कराने लगे ₹50 हैं। ₹100 में कोर्सेज बिक रहे हैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। बहुत सारे लोगों ने अपना ऐप बना के और सब करके करा चला रहे हैं। तो अब ये बच्चे को डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। बाकी इतना आप समझदारी डेवलप करिए पहले कि आपको कहाँ से क्या देखना है, और वही क्राइटेरिया वही है कि जैसे मान लीजिए आप टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो उस एग्जाम को निकाला हो, जिसने तैयारी कराई हो, जो उस फील्ड में काम कर रहा हो। अब आपको पीसीएस तैयारी करनी है तो फिर स्टडी फॉर सेल्फ देखिए, या और जो भी आपको लगता है कि ये चैनल आईएएस की करनी है तो आप उसका चैनल देखिए, या राजस्थान की करनी है तो फिर राजस्थान का कोई चैनल देखिए, वहां से आपका बेनिफिट होगा। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई एक कोर्स है जो है ₹100 का, बहुत पॉपुलर टीचर है, बहुत फेमस है। ये नहीं पता है कि उसने उसका नाम क्या है, उसने क्या पढ़ाई करी, कुछ नहीं। और कुछ एक कोर्स हैं जो बाकायदा स्टैंडर्ड कोचिंग वाले हैं, जो बाकायदा एक तरीका है उस एग्ज़ाम का पढ़ाने का, लेकिन वो भाई कह रहे हैं नहीं हम 4000 से कम नहीं लेंगे। आप कौन से में एडमिशन लेते? एक दूसरे वाले की सौती। नहीं, क्या लगता है आपको? आपने अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली जो भी पढ़ा रहा है, क्या वो ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो कर रहा है कि नहीं? क्या वो पैटर्न पे है कि नहीं है ना? तो ये सब चीज़ों को आप फोकस करते हैं कि अफोर्डेबिलिटी पे? नहीं, अब आप फिर वही बात है, आप समझिए इसको। हाँ, जैसे मान लीजिए आपने सपोज किसी का कोर्स ₹500 में ले लिया, हाँ। आपको लगा 4000 वाला या 5000 वाला या 10,000 वाला महंगा है, ठीक है, आप एग्जाम दोगे, होगा उससे? नहीं होगा। 1 साल चला गया ना, तो वो ₹3000 इंपॉर्टेंट थे या 1 हुँ। साल, ये आप डिसाइड कर लीजिए। स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि आप भाई देखिए ना। अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में नहीं पढ़ो। जो लोग ये बोलते हैं ना कि हमको अफोर्डेबल एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बिज़नेस बनाते हैं। उनको अपना ब्रांड खड़ा करना है। उनको आप मतलब वो लोग ऐसे-ऐसे इस मार्केट में टीचर आ गए हैं कि वो लोग की नज़र जो ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, जो बेचारे बहुत मतलब जो है नीचे के स्तर के लोग हैं, मतलब जो नीचे के स्तर को तो नहीं कहेंगे हाँ, हम्बल बैकग्राउंड है, बहुत हाँ, उनका हम्बल मतलब बैकग्राउंड है, नहीं उस हम्बल चीज़ के को कर सकते। बैकग्राउंड है, हाँ, फाइनेंशियली थोड़ा-सा हाँ, वीक है वीक वो। है। अब उनसे भी उनका टारगेट रहता है कि अगर ₹100 चलाया तो ये भी ले सकता है। मतलब वो टीचर ये नहीं सोच रहा है कि भाई ₹100 में मैं ना सिलेबस फ़ॉलो कर रहा हूँ, ना मैं पैटर्न पकड़ रहा हूँ, ना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ना मैं मेंस की आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, तो उसका होएगा किससे? ये तो अपना उसने टीचर ने धंधा बना लिया कि भाई हाँ, ₹100 वाले और ये ₹100 में अगर मिलने लगेगा तो सब आदमी ले लेगा, कि लाओ एक बार ट्राई करके तो देखते ही हैं। यही चल रहा है आजकल मार्केट में। जितने एडटेक वाले हैं ये अफोर्डेबिलिटी लाने के चक्कर में एक्चुअली क्वालिटी ही खत्म कर दी है, वो वैल्यू ही खत्म कर दी कि भाई सिलेबस जो देखो जितने आयोग हैं, उन्होंने बाकायदा नोटिफ़िकेशन वो क्यों देते हैं? उसमें सिलेबस क्यों लिखते हैं? उसका पर्पज़ क्या है फिर? उसमें क्यों पैटर्न लिखा जा रहा है भाई कि इस तरह का पेपर होगा, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये सिलेबस है, ये पॉइंट है। अरे कुछ तो पर्पज़ होता होगा उसका। लोग सोचते हैं आजकल कि नहीं भाई, ये सर ने बोला है ₹100 में है तो यही। और इस चक्कर में बेचारे 4 साल, 5 साल, 6 साल घिस-घिस के और फिर वो सिस्टम ही पे मिसट्रस्ट हो जाता है कि लो मेरा हुआ नहीं। फिर अगर उनका होता नहीं है तो कहते हैं सब करप्ट है, हर जगह करप्शन है, सब बिक चुका है। तो ऐसे लोगों को मतलब ये लोग कभी सुधरेंगे कि क्या होता है इन लोगों का? नहीं, अभी आप जैसे कह रहे थे, एक हुँ, चीज़ की, अफोर्डेबिलिटी। नहीं अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं थी, हाँ, कि एक बार ट्राई करते हैं, हाँ, कि ट्राई करते ₹100 हैं। का है, एक बार हाँ, ट्राई करते हैं। तो ये किसी बड़े आदमी ने कहा था कि ज़िंदगी में अगर आप सब कुछ खुद ट्राई करेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। ये बात तो सही है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, आपके पिताजी ने, मम्मी ने, या हम लोग को सिखाते हैं कि बेटा उधर कुआँ है, ना जाना, गिर हुँ, जाओगे। तो क्या एक बार ट्राई करेंगे आप? मतलब आप बताइए। बेवकूफ़ी हो गई सब ये बेवकूफ़ी, आग सीधे-सीधे। है, छुएँगे जल जाएँगे तो क्या ट्राई कर लें क्या उसको? या ज़हर है, पी लें? लगभग थोड़ा पी पी ले के एक बार, देखते देख देख लें हैं। कैसा है। तो ये कोई ट्राई करने की बात है। आप ये देखिए कि जो ₹100, आप ना देखिए कि आपने ₹100 में ट्राई किया। उस हाँ। ₹100 के चक्कर में आपने अपना कितना समय, एनर्जी और ये सब खराब कर लिया। 1 साल ज़िंदगी का कम हो गया। आप ये सोचिए कि लोगों को ये फ़ील ही नहीं नहीं होता है होता। कि भाई ₹100 के चक्कर में पैसे बचाने के पैसे ना भी बचाओ बल्कि ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जबकि सब कुछ फ्री में भी फ्री है, पढ़ा सब जा सब सकता फ्री है। में है, सब फ्री में अगर है। ढूँढने पे आ जाए कोई हाँ, स्टूडेंट। लेकिन फिर भी भाई पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो वो सब चीज़ें भाई करनी है। एनसीईआरटी की सारी किताबें हाँ, आप सर्च कर लीजिए, आपको हाँ। सब मिल जाएँगी। पीडीएफ वगैरह इतनी भरमार है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हुँ, गूगल पे टाइप करिए, हुँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको पता तो हो कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना है। हुँ।
तो एक आपके हिसाब से, आपने क्योंकि टीचिंग में भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, अगर किसी भी एग्जाम को, मतलब एक सीरियस स्टूडेंट को आप गाइड करिए, अगर किसी सीरियस स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम निकालना है ठीक तो है। उसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए उसको? देखिए, सबसे पहली चीज़, हाँ। आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप उसका एक सिलेबस निकालिए, ऑफ़िशियल सिलेबस। जो एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन में आता है, उसको आप निकाल के उसका प्रिंट आउट अपने पास या सॉफ्ट कॉपी जो भी आप कंफर्टेबल हो, उसको आप रखिए। फिर आप जाइए 5 साल या 10 साल पुराने पेपर कि इससे पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। फिर आप देखिए कि जो-जो सब्जेक्ट उसमें है, उनकी मार्केट से बुक या जो भी आप जहाँ कंफर्टेबल हो पीडीएफ, वो अरेंज करिए। उनको पढ़ना शुरू करिए और पुराने क्वेश्चन लगाइए। फिर आप देखिए कितना आप गेन कर पा रहे हैं। जब वो चीज़ आगे बढ़े थोड़ा-सा 2, 4, 6 महीने आप ये प्रोसेस करिए। फिर जब वो एग्ज़ाम आने वाला हो, तो 2 से 3 महीने पहले आप किसी ठीक-ठाक जगह से उसकी टेस्ट सीरीज़ करिए, ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी, लाइब्रेरी में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप सोचते हैं कि आप एग्ज़ाम में उसी दिन जाके ऐसा करामात कोई कर देंगे, तो कोई नहीं कर पाया। भाई भगवान राम भी वन में गए थे, वहाँ धनुष बाण की विद्या सीखी। पांडव भी गए वहाँ, वो भी सब, अर्जुन भी द्रोणाचार्य से सीख के आए। तो ऐसा नहीं हुआ कि महाभारत में पहुँचे और सीधा बाण चलाना शुरू कर दिया। वहाँ पहले वो सीखे थे, तो वही काम आपको भी करना पड़ेगा। पहले आपको घर पे प्रैक्टिस करके फिर वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर आप इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप सिलेबस, पीवाईक्यू, एक कोई टेस्ट सीरीज, वो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, 100% एग्जाम, कोई भी छोटा एग्जाम, चाहे लेखपाल का हो या पुलिस का हो या पीसीएस का हो या टीचिंग का हो, कोई भी एग्जाम आराम से इतना किया जा सकता है और हो जाएगा। इससे सिलेक्शन मतलब आसानी से हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं एक ट्रेंड देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, कई सारे स्टूडेंट, जैसे इस समय बेरोज़गारी तो है ही, काफ़ी ज़्यादा ही है। तो बेरोज़गारी में अब जैसे कई जो स्टूडेंट हैं थोड़ा-सा पॉलिटिकली कनेक्टेड हो जाते हैं। क्या एक स्टूडेंट को पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहिए कि ये साइड लेनी चाहिए कि नहीं, ये वाली पार्टी ने जो बहुत करप्शन किया था, इस वाली ने कुछ नहीं किया? या फिर नहीं, पहले जो है बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, अब नहीं होता है, या फिर पहले बहुत कम होता था, अब ज़्यादा होता है? ये साइड्स लेनी चाहिए किसी की? या फिर ये युवा नेता, ये जो है इनके सानिध्य में वो सानिध्य प्राप्त करते हुए जो फ़ोटो डालते हैं वो, डालते हैं, आजकल डालते हैं। ये सब से मतलब होता है कुछ पैदा? ये सब कम पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। स्टूडेंट जो ये सीरियस कुछ होगा वो ज़्यादा ब्रूटल हो गया ये यार। सब नहीं करते। मैं सही बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, उठा के देख लीजिएगा। नहीं, जो ये भी तो ठीक-ठाक पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, वो हुँ, इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। और रही पॉलिटिक्स में साइड लेने की बात, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, हमारी सबकी एक अपनी हुँ, विचारधारा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सामने वाले को गाली दें। अगर आपके सामने वाला आपकी विचारधारा, पॉलिटिकल हुँ, पार्टी या आपकी थिंकिंग से सहमत नहीं है, तो हाँ। आपको उसको उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को देते डेमोक्रेसी हैं। का मतलब ही यही हाँ, है यार कि भाई अगर तुमको जो पसंद है तुम अपना करो, करो हमें जो बस। पसंद है हम अपना इसी करेंगे। को तो कहते हैं टॉलरेंस होनी चाहिए इंसान हाँ। के अंदर भाई, कि आप सामने वाले की बात ठीक है, आपको अपनी करनी है, आप लेकिन ये करिए अपना। सोशल मीडिया वगैरह में नहीं प्रचारित करनी चाहिए मेरे ये नहीं हिसाब करना से, है चाहिए ना? इसको। हाँ, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कि व्यक्तिगत चीज़ें ज़बरदस्ती हैं। कि नहीं हाँ। ये नेता बड़े अच्छे हैं। जबकि देखा जाए तो सारे नेता एक तरह से वो सेम हैं। सब एक ही है, वो सब एक एक और इवन आप फूल देखिए है जो उसका। अपोजिशन पार्टी वाले या फिर सत्ता पार्टी वाले, कभी भी आप देखिए इनको, अगर कोई फंक्शन होता है सब आपस में एक दूसरे के बाकायदा थाली में से ही कहो खाते हुए मिले। अच्छा, अभी आप देखिए, जैसे चुनाव है दिल्ली का, पता चला 5 लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चले गए, 5 हाँ। लोग उस पार्टी से इस पार्टी में चले गए, तो आप जिसका फेवर कर रहे हैं, पता चला कल को उधर चला गया, तब आप कहाँ जाएँगे? भाई ये भी तो एक समस्या है बड़ी। ये इंडिया में बहुत हाँ, बड़ी इंडिया समस्या है, क्योंकि समस्या। इंडिया में किसी नेता का कुछ भरोसा नहीं, भरोसा। कब वो कहाँ हाँ। पार्टी बदल ले, कब अपना स्वरूप बदल ले, रूप बदल ले। तो आप पता लगा पीछे खड़े रह गए वहाँ, आपके हुँ। आगे आगे वाला गायब हो गया। तो इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट को इन सब में नहीं पढ़ना और चाहिए, उन्हें वैसे भी पढ़ाई पे काम करना। पढ़ाई-लिखाई हाँ, करने वही आए बात हो, है। आईएएस-वाईएएस बनो, बनो। ज़बरदस्ती में इधर-उधर पॉलिटिक्स वगैरह में युवा नेता हाँ, और ये सब के कुछ चक्कर में नहीं मत रखा पड़ो। उसमें। अदरवाइज़ पता है ज कभी-कभी ना किसी ज़्यादा बड़े आदमी का थोड़ा बहुत ख़ास बनना भी दिक्कत है। कोई उसका राज जान गया तो उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ये भी वो तो तो बात है है। ही है, वो तो है ही। इसीलिए भैया अपने तक रहो, कानपुर तो मेहनत बहुत करो। फेमस है इस मामले में। शुक्ला जी, एक मैं आपसे और थोड़ा-सा ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कोई ये जो बात नहीं, पूछिए, ये पूछिए। बीवियों का जो आतंक होता है। अरे भैया, कौन-सा टॉपिक छेड़ दिया आपने? नहीं मतलब हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं भी भाई एक नॉर्मल सा ही वो पूछना चाह रहा हूँ, हुँ, कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं कि शी इज़ ऑलवेज़ राइट, ये मतलब क्यों है ये? कहाँ से आया ये कल्चर और क्यों ये होता है ये? अब कल्चर कहाँ से आया, ये तो मुझे नहीं इक्वालिटी पता। मिलेगी कभी मेल को? मेल को इक्वालिटी भूल जाए सपने में। नहीं, इंडिया में जैसे लॉज़ वगैरह भी थोड़े बायस्ड हैं नहीं, और लॉज की बात यहाँ नहीं है।
ये हाँ, बात है आपसी प्रेम की, हाँ। वो बात है। जैसे बाहर हम सबने अपने घर में देखा, पापा का हुँ। रौला रहता है, वो का रहता है, लेकिन घर में घर में नहीं यार। मम्मी की ही चलती ये है, ऐसा माताजी की मतलब ही नहीं चलती नहीं है। जैसे हाँ, हाँ, मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हाँ। तब मैं सोचता था कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हम हमें रौला अपना ही रहेगा। लेकिन जब आप उस रिलेशन में कई सालों तक रहते हैं, तो समझ में आ जाता है कि अगर रौला तुमने अपना रखा, तो तुम हमेशा परेशान रहोगे। तो इसलिए बेटर यही है कि उधर ही रहने दो रौला, तो अदरवाइज़ जो है तुम खुश रहना है जीवन में, तो जो वो शी इज़ ऑलवेज़ राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप मानते हो? मानना पड़ेगा भैया, मानते क्यों नहीं मानते? अच्छा मानना मानते पड़ेगा। बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि ज़िंदगी खुशहाल चले, तो बीवी को ही बॉस मानना पड़ेगा, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। कोई दो राय वाली नहीं, बात अगर नहीं। नहीं मानेंगे तो परेशान रहेंगे। तो इसीलिए भैया मैं तो यही करता हूँ। तो अगर इसमें जो है अब जैसे एक एक बात और होती है हुँ, कि शादी के बाद मम्मी को लगता है कि मेरा बेटा हाँ, है ना? और बीवी को लगता है कि मेरा पति है। हुँ। तो अब जो पति है बेचारा, जो वो बंदा है बीच में, वो तो पिस गया। एक तरफ माँ उसको खींचती है कि अच्छा तुमको ज़्यादा जो है बीवी के गुलाम बन रहे हो तुम। ये बाकायदा टॉन्ट होते हैं हाँ, ये हाँ, वाली हाँ, चीज़ों हाँ। के। ये सब चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चलती है, ऐसा नहीं, ये मतलब बाकायदा कॉमन चीज़ है ये। कॉमन है, कॉमन है। पहले मैं सोचता था कि ये किसी-किसी के साथ होता है शायद। ये पता चला अपने फिर साथ भी हो मुझे रहा है कहीं क्या? पता लगा कि नहीं भाई, ये हाँ, तो सबके साथ यूनिवर्सल होता है। फिनोमेना है। हाँ, तो इसमें आदमी को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? ये तो अच्छी बात है ना कि माँ को लगता रहे हमेशा कि उसका बेटा है, हाँ। और बीवी को लगता रहे कि उसका पति है। नहीं, नहीं, लेकिन हाँ, इसमें कई बार खींचातानी हो जाती तो है, जो खींचे उसकी तरफ चले जाओ, क्या करना है? उस टाइम जब जब माँ खींचे तो उधर चले गए, जब बीवी खींचे उधर चले और गए। जब दोनों एक साथ तो खींचे पेंडुलम बने रहिए, ऐसे ही चलते रहिए, करना क्या है ये बताइए? किसी एक तरफ तो जाना है नहीं। दोनों एक साथ पकड़ के इसी में खींचेंगे तो मजा है बेटा, लटकते रहिए, है। टहलते रहिए, आगे पीछे करते रहिए। चलो कन्वर्सेशन। इसी के साथ फिर ये खत्म करते हैं। शुक्ला जी आप आए लखनऊ से, ठीक बहुत-बहुत ठीक शुक्रिया ठीक आपका, भैया वो भी ज्ञान भाई। मकर संक्रांति खिचड़ी के दिन आए। अरे ये तो मोहब्बत है भैया आपकी। और मैं तो क्या, सोच रहा था इसीलिए कि त्योहार वगैरह में जो है जनरली लोग जाते अब नहीं है। इसी दिन छुट्टी थी, तो फिर आप बहुत दिन हाँ। से बात आपसे हो भी रही थी, तो हमने कहा चलो चलो चलते ठीक है हैं। फिर, और अगर आप लोगों के स्टूडेंट्स के जो भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। शुक्ला जी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि किसी न किसी तरह स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया जाए, और बहुत जल्द एससीएस के किसी न किसी इनिशिएटिव में शुक्ला जी हमारे साथ ज़रूर दिखेंगे। ईश्वर की ऑल द मर्जी बेस्ट होगी भाई। तो बिल्कुल देखेंगे ज्ञान भाई, ठीक है, चलिए नमस्कार।